नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश सिलाइच आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आरपीएससी ग्रेड सेकंड 2024-25 का पेपर सॉल्यूशन। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। कुछ शॉर्ट ट्रिक्स पे डिस्कस करेंगे, किस टाइप से पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए। पेपर सॉल्यूशन के बाद में पेपर का कट ऑफ आइडिया भी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इफ पी इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए पैरेललोग्राम, यदि पी एक समांतर चतुर्भुज का आंतरिक बिंदु है तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो रिजल्ट क्या कहता है कि अगर आपके पास कोई पैरेललोग्राम है, तो उसमें अगर आप कोई पॉइंट लेते हो तो ये एरिया और ये दोनों एरिया, ये एरिया और ये एरिया, ये दोनों एरिया मिलके इस पैरेललोग्राम का हाफ होते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, आप या तो ये दो ले सकते हो या फिर आप क्या कर सकते हो, या फिर आप ये एरिया ले सकते हो, A3 और A4। इनकी विशेषता क्या है कि यहाँ अगर A वर्टेक्स है, B वर्टेक्स है, यहाँ C वर्टेक्स और D वर्टेक्स है। ये अगर पॉइंट P है तो P के साथ अगर एक बार A और B कनेक्ट हो गए तो दूसरी बार C और D कनेक्ट होंगे। रिपीटेशन अलाउ नहीं है। तो अगर ये चीज़ हमें पता है तो हम क्या कहेंगे कि अगर इसका एरिया की बात करें तो A और B, यहाँ A और B आ गए, ठीक है, यहाँ A और B मिल गया, यहाँ पे C और D मिल गया, C और D है, रिपीटेशन नहीं है, P साथ में है ही, तो इसका मतलब ये आंसर हो गया। यहाँ A और D है, यहाँ C और D है, तो D का रिपीटेशन हो गया। इसमें A के साथ B है, इसमें A के साथ D है, A का रिपीटेशन हो गया, A रिपीट हो गया। तो अगर किसी में रिपीट हो गया तो वो फॉर्मूला पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे ए बी है, यहाँ पे सी बी है, यहाँ पे बी का रिपीटेशन हो गया, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर ये ऐसा नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि तीन ऑप्शन नहीं हो सकते, फर्स्ट ऑप्शन अपना करेक्ट है। लेकिन मैं इस क्वेश्चन को टफ में मानता हूँ, इजी क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दो समतलों, ये क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है, पहले भी एग्जाम में आ चुका। मेरे हिसाब से मुश्किल ही कोई बच्चा इस क्वेश्चन को नहीं किया होगा, और जिसने थोड़े बहुत भी 3D पढ़ी है तो उसने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। मोस्टली ये क्वेश्चन टेस्ट में भी मिल जाता है, प्रीवियस क्वेश्चन भी है, ऑनलाइन कोर्स में भी है, ऑफलाइन कोर्स में भी है, ठीक है। तो दो समांतर समतलों के मध्य बीच की दूरी है, तो वैसे आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, लेकिन मैं यहाँ पे इसको क्या कर रहा हूँ, नॉर्मल फॉर्म में चेंज कर रहा हूँ। अगर इसको नॉर्मल फॉर्म में चेंज करेंगे तो क्या किया, 2 1 1 को अगर आप क्या कर रहे हो, डायरेक्शन को साइंस में चेंज करोगे तो √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। तो जो जनरल मेथड आप करते हैं इसलिए मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। 3 इसका मतलब हम किससे डिवाइड करें, 3 से। जैसे मैं इसको 3 से डिवाइड करूँ तो 2/3 इंटू एक्स प्लस 1/3 इंटू वाई प्लस 2/3 इंटू जेड और इक्व टू यहाँ पे 8, यहाँ पे 8 है और 8/3। इस टाइप से यहाँ पे जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 8/3 आ जाएगी, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन क्या दे रखी है, दूसरी इक्वेशन जो दे रखी है वो यहाँ ये दे रखी है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, पहले तो 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 से डिवाइड करने पर वो क्या आ जाएगा, 2x प्लस वाई प्लस 2z और इक्व टू -5/2। और इसको भी हम क्या कर रहे हैं, ऐसे ही डिवाइड करेंगे 3 से, तो लेफ्ट हैंड साइड तो सेम रह जाएगी, 2/3 इंटू एक्स प्लस 1/3 इंटू वाई और प्लस 2/3 इंटू जेड, 2/3 इंटू जेड। और हमने क्या किया, 3 से डिवाइड किया तो माइनस का 5/6। तो अब ये नॉर्मल फॉर्म है, तो ये जो डिस्टेंस है P1 है, ये डिस्टेंस क्या है P2 है, इनका डिफरेंस है वो क्या होगी, इनके बीच की दूरी हो जाएगी। तो जो इनका डिफरेंस है, डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या होगा, P1 माइनस P2 का मॉडुलस। या आपको पता है कि जो वैल्यू पॉजिटिव है उसको P1 मान लो, जो नेगेटिव, जो छोटी वैल्यू है उसको P2 मान लो, और या फिर मॉडुलस लगा दो। अब P1 माइनस P2 ये P1 है, P1 में क्या है 8/3 है, 8/3 में से क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस का 5/6 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 16 प्लस 5/6, इस टाइप से हमने इसको एलसीएम लेके सोल्व किया तो कितना देगा, 21/6 का मॉडुलस, जो कि पॉजिटिव है तो मॉडुलस हट जाएगा। 3 से कट दें तो 3 7 जा, 3 2 जा, तो 7/2। तो 7/2 क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। वैसे जो आप रेगुलर यूज में लेते हो वो ज़्यादा ईजी रहता है, थोड़ा नॉर्मल फॉर्म में है, इसलिए हो सकता है आपको न समझ में आए, लेकिन ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के इसलिए किया है ताकि आप ना थोड़ा सा कुछ अलग हटके सीख सको, ठीक है। द एंगल बिटवीन द रेडियस वेक्टर एंड द टेंजेंट। अब ये क्वेश्चन तो क्या है कि इतना फेमस है, जैसे पिछले पेपर में आपने देखा होगा, संस्कृत विभाग पेपर में एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाया था, तब मैंने इस रिजल्ट को डायरेक्ट यूज में लिया था कि 5 और कितना होता है, θ/2 होता है। तो अगर आपको याद है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, नहीं भी पता है तो ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं। tan phi का फॉर्मूला क्या होता है, tan phi = r d∅/dr, r d∅/dr। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, r/dr/dθ। आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू है a इंटू 1 माइनस कोस थीटा, और dr/dθ कितना हो जाएगा, a इंटू 0 कोस थीटा का डिफरेंशिएशन है वो कितना होगा, माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 1 माइनस कोस थीटा, इसे कैंसिल 1 माइनस कोस थीटा कितना हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर
2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन यहाँ पे हो जाएगा a इंटू 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा, 2 sin थीटा बाई 2 cos। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, sin थीटा बाई 2 से sin थीटा बाई 2 कैंसिल हो गया, और ये a यहाँ पे ये बार था, a से a कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, sin थीटा बाई 2 से sin थीटा, तो कितना हो जाएगा sin थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2, और sin थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2 कितना होगा tan थीटा बाई 2 होगा। अब ये tan फाइव बराबर ऐसा हो गया, कंपेरिजन कर लेंगे, कंपेरिजन करेंगे तो 5 बराबर कितना हो जाएगा 5 बराबर थीटा बाई 2। तो इस क्वेश्चन में ये सबसे, इस टॉपिक में सबसे इजी क्वेश्चन है जो कि एग्जामिनर ने दिया है, तो हम कह सकते हैं कि इस पेपर में इजी क्वेश्चन भी खूब है, लेकिन इस क्वेश्चन पेपर में टफ क्वेश्चन भी खूब है। तो ऑल ओवर ये पेपर में टफ में कहूँगा, ऐसा ही नहीं है कि एक, क्योंकि कई बाधाएं आती हैं एग्जाम पेपर में, एग्जाम पेपर में क्वेश्चन सिलेक्ट करके सोल्व करना काफी मुश्किल काम है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ये क्वेश्चन टफ में आ गया। अब मैंने जब बताया था रणनीति में, तो मैंने आपको स्पष्ट कहा था कि फ्लो नहीं तोड़ना, अगर क्वेश्चन इजी आया जाए उसके बाद हार्ड आ जाए तो इसको स्किप करना चाहिए एग्जाम में। एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन है तो स्किप करके आगे बढ़ो, लेकिन हम तो पेपर सोल्यूशन कर रहे हैं तो स्किप कर नहीं सकते। तो उन्होंने क्या कहा है, अगर कोई दो गोले दे रखे हैं, अगर कोई दो गोले दे रखे हैं और उनके बीच का कोण थीटा है, तो कोस थीटा बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा, तो कोस थीटा बराबर कितना होगा r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर माइनस सेंटर के बीच की डिस्टेंस c1 c2 का होल स्क्वायर बोल दो चाहे d स्क्वायर बोल दो, 2 इंटू r1 r2, ये फॉर्मूला लगा देंगे। तो दोनों स्फेयर है, उनका सेंटर चाहिए, रेडियस चाहिए। अब सेंटर और रेडियस चाहिए, तो पहली बात तो ये क्वेश्चन इस फॉर्म का पहले देखा हुआ नहीं है। अगर ये क्वेश्चन पहले देखा हो तो ये क्वेश्चन इजी है, लेकिन ये क्वेश्चन पहले नहीं देखा हो तो टफ क्वेश्चन है। टफ क्या, टफेस्ट क्वेश्चन बोल सकते हो आप स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो अब गोले के व्यास के सिरे दे रखे हैं, गोले के व्यास के सिरे दे रखे हैं, डायमीटर के एंड पॉइंट्स दे रखे हैं। अगर इनका आप मिड पॉइंट निकाल लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको सेंटर मिल जाए। तो मिड पॉइंट कैसे निकालोगे, 1 + 5/2 और यहाँ पे 2 + 0.2 और -3 + 1/2। इसको सोल्व करो तो मिड पॉइंट आ जाएगा। ये मिड पॉइंट सोल्व करने पर 3,1,-1, ये क्या हो गया, इसका मध्य बिंदु हो गया 3,1,-1, मिड पॉइंट मिल गया। अब ये सेंटर तो मिल गया, और दूसरे वाले का सेंटर क्या है, इसका जो सेंटर है x का कोफिशिएंट उसको 2 से डिवाइड करो, साइन चेंज कर दो, 2 से डिवाइड किया साइन चेंज किया, 2 से डिवाइड किया साइन चेंज किया, 2 से डिवाइड किया साइन चेंज किया, दोनों सेंटर मिल गए, दोनों सेंटर मिल गए। इसको थोड़ा सोल्व करके लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 3,1, इसके इनके बीच की डिस्टेंस निकाल लेते हैं, यानी c1 c2 निकाल लेते हैं। तो सोल्व करके तुमने यहाँ लिख दिया, यहाँ और लिख देता हूँ 3,1 - 1। ये सेंटर c1 है और ये सेंटर c2 है, तो c1 c2 कितना जाएगा, c1 c2 सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस। अब आप 3 - 1 का होल स्क्वायर, 3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 2 का होल स्क्वायर प्लस और -1 - 3 का होल स्क्वायर बोल दो, चाहे 3 + 1 का होल स्क्वायर बोल दो। इसको जब आप सोल्व करोगे तो 2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर +1, -4 का स्क्वायर 16, रूट कितना आ गया, √21। तो केंद्रों के बीच की दूरी कितनी आ गई, 21 आ गया। तो ये तो आ गया, इसका स्क्वायर करेंगे तो 21 आ जाएगा, ये वैल्यू 21 आ गई। अब रेडियस और चाहिए, इसकी रेडियस क्या होगी, अगर इसके डायमीटर्स के एंड पॉइंट है उससे भी निकाल सकते हो, या इस पॉइंट के किसी एक एंड पॉइंट से डिस्टेंस निकाल लो। तो मैंने इस पॉइंट से 501 से इस सेंटर की से डिस्टेंस निकालूंगा तो रेडियस आ जाएगी। तो रेडियस क्या होगी मेरे लिए, तो मेरे लिए जो रेडियस होगी वो होगी r = डिस्टेंस फॉर्मूले से मैं रेडियस निकाल लेता हूँ, r = दिस माइनस दिस का होल स्क्वायर, 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया, 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया, तो 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया 2, 2 का स्क्वायर 4, ऐसे ही इसमें से ये घटाएंगे तो -1 का स्क्वायर कर दो चाहे +1 का स्क्वायर कर दो 1 ही होता है, और फिर उसके बाद में इनका डिफरेंस लेके स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, और इसका रूट लेंगे तो ये रेडियस हो जाएगी, तो रेडियस हो जाएगी √9, √9 का मतलब 3। तो मैं कुछ थोड़ी डायरेक्ट बता रहा हूँ, यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, r2 निकाल रहा हूँ, r2 कितना आ गया, 3 आ गया, इसकी वैल्यू 3 आ गई। अब r1 और निकाल लेते हैं, इसमें आपकी जनरल फॉर्म दे रखी है तो इसलिए हम जो सेंटर रेडियस लिखेंगे इसकी r1, तो इसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और -10, 9 और 1 10, 10 से 10 सब्ट्रैक्ट किया, √4 बचेगा, √4 का मतलब 2 आ गया। तो हमें सभी वैल्यू आ गई, सभी वैल्यू आ गई। एक रेडियस तो 2 है, दूसरी रेडियस वो 3 है, और सेंटर की बीच की डिस्टेंस कितनी है, 221 है। फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, cos थीटा = रेडियस का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, सेंटर के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर √21 का स्क्वायर 21, 2 × 3 या 3 × 2 कैसे भी लिख दो, चाहिए 9 4 13, 13 में से 13 में से 21 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका माइनस का 8 बच जाएगा, और ये बच जाएगा 4 × 3, और आप इस 4 को इससे कट कर लो तो माइनस का 2/3। तो थीटा बराबर कितना हो गया, थीटा बराबर cos इनवर्स -2। ये अपना करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है,
तो थोड़ी कैलकुलेशन है, थोड़ा सा क्वेश्चन मैं कहूँगा टफ में है ये क्वेश्चन। अब मैंने आपको पीछे वीडियो में बताया था कि पार्शियल डिफरेंशिएशन क्वेश्चन एग्जामिनर कितना चाहे उतना भी बढ़ा सकता है। पार्शियल डिफरेंशिएशन वैसे जी टॉपिक है, लेकिन इस पेपर में पार्शियल डिफरेंशिएशन किया ना 2 बार यूज में आया, दोनों क्वेश्चन से ना शानदार दिए। तो एग्जामिनर पे डिपेंड है वो कैसा क्वेश्चन देता है। इसी सेम पैटर्न पे, इसी सेम कंडीशंस पे मैंने जो फुल एंड टेस्ट है उस पर क्वेश्चन दे रखा है, किस टाइप से क्वेश्चन निकालना है, किस टाइप, यही कंडीशन दे रखी है, यही वैल्यू पूछी है, बस ये फंक्शन चेंज किया है। तो अगर आपका इस टाइप का पहले क्वेश्चन सोल्व किया होता है तो आप उसको थोड़ा फास्ट कर पाते हो। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा ये क्वेश्चन क्या है, टफ क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है। 4 में से 2 इजीली डिलीट हो जाते हैं, 2 बचते हैं, उनको भी आप थोड़ा सा धैर्य रख के कर सकते हो। लेकिन फिर भी कोई मुझे कहे एज ए स्टूडेंट तो मैं कहूँगा ये क्वेश्चन टफ है, इजी क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, जिसने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया अच्छी तैयारी है। यहाँ पे हमारे पास u क्या है, u बराबर है x इंटू लॉग बेस ई एक्स वाई। u बराबर कितना है, x log बेस ई एक्स वाई, ये हमारे पास u है। अब हमें क्या करना है, अब हमें du और dx निकालना। तो du और dx कितना होता है, तो du बराबर होता है डेल u ओवर डेल x इंटू डी एक्स, डेल u ओवर डेल x इंटू डी एक्स प्लस डेल u ओवर डेल y इंटू डी वाई। और यहाँ पे अगर आपको du ओवर dx निकालना है तो du और dx बराबर हो जाएगा डेल u ओवर डेल x और प्लस डेल u ओवर, ये आराम से समझाया हुआ है, एप्लीकेशन में सॉल्यूशन में दे रखा है, वीडियो सॉल्यूशन में दे रखा है, क्लास में समझाया हुआ है, टेस्ट में सॉल्यूशन में दे रखा है। ठीक है, तो हर टाइप का क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश की है मैंने, लीक से हटके भी क्वेश्चन दिए, मैंने वो क्वेश्चन दिए हैं जो कि एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी है। इसका ये आप प्रमाण है, ये सेम क्वेश्चन मैं प्रूफ के साथ आपको, सेम क्वेश्चन मतलब यू चेंज करके सेम पैटर्न का क्वेश्चन मैं आपको दिखा सकता हूँ। ठीक है, तो अगर आपको उस टाइप का क्वेश्चन मिलता है तो आप उसका लाभ उठा सकते हो। नया क्वेश्चन है इसमें कोई, फिर भी मैं ये कहूँगा ये क्वेश्चन इजी नहीं है। दोबारा मैं ये कहूँगा जब तक सेम क्वेश्चन नहीं मिलता बच्चों को, मैं ये मानता हूँ कि वो इजी क्वेश्चन नहीं माना जाता। ठीक है, तो अब डेल यू और डेल एक्स निकालना है, तो डेल यू और डेल एक्स कैसे निकालोगे, हाँ इसको करोगे तो डेल यू और डेल एक्स निकालना है एक बार। तो डेल यू और डेल एक्स कैसे निकालोगे, इसको फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड मान लिया, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर दिया तो कितना हो गया, log एक्स वाई आ गया, सेकंड का एज इट इज छोड़ दिया, और अब आपने क्या किया, एक बार आपने x को छोड़ दिया और इसका डिफरेंस करो तो 1/xy, log का 1/xy, और फिर आप किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, x का, और फिर x के रिस्पेक्ट में और कर रहे हो तो y और बच जाएगा। इनको दोनों को सोल्व करोगे तो log xy बेस e रहेगा, यहाँ पे xy से xy कट जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये तो डेल यू और डेल एक्स की वैल्यू है। तो यानी हमारा ये पार्ट तो आ गया डेल यू और डेल एक्स। अब नेक्स्ट पार्ट अगर आपने और निकाल लिया, ये वाला पार्ट और निकाल लिया, तो आपको डेल यू ओवर डेल वाई और ये चीज़ें और चाहिए, तो अब हमें डेल यू और डेल वाई भी निकालना है। तो डेल यू ओवर डेल वाई कैसे निकालेंगे, तो डेल यू ओवर डेल वाई, तो डेल यू ओवर डेल वाई की वैल्यू इसको करेंगे तो ये तो कांस्टेंट है, आपको इसका डिफरेंस करना पड़ेगा, इसका डिफरेंस करना है log ई एक्स वाई। ठीक है, इसका डिफरेंस करोगे तो क्या होगा, x इंटू, आप log x प्लस log y करके भी कर सकते हो, यहाँ करोगे तो 1/xy, y के रिस्पेक्ट में करना है तो y का 1 हो जाएगा, x और बच जाएगा। सोल्व करने पर कितना आ गया, इसको जब आप सोल्व करोगे तो डेल यू ओवर, मैंने सही लिखा है कि मैं एक बार देख लेता हूँ, x के y के रिस्पेक्ट में किया तो 1/xy, ये यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में तो y का 1 हो जाएगा, x और बच गया। ठीक है, एक x कैंसिल हो गया, एक x कैंसिल हो गया, कितना बच गया, x बटे y बच गया, x बटे y आ गया। ठीक है, ये x बटे y आ गया, तो यहाँ से आप देखोगे कि इसमें x बटे y है, y बटे x है, तो यहाँ से आप कैंसिल भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप थोड़ा और वैल्यू, ये वैल्यू और निकालना चाहो तो ये वैल्यू और निकाल लेते हैं। यहाँ से हम क्या करना चाह रहे हैं, इसको अगर आपने रिजल्ट पढ़ा है, इसका एक फेमस रिजल्ट है, इसको आपने अगर रिजल्ट में देखा है तो आप इसको कर सकते हो कैसे, डी, अगर इसको एफ फंक्शन मानते हो लेफ्ट हैंड साइड को, एफ बराबर कांस्टेंट है, तो आप अगर डी वाई और डी एक्स निकालते हो, डी वाई और डी एक्स में तो माइनस का पार्शियल एफ ऑफ एक्स अब एफ ऑफ वाई, इस फॉर्मूले का यूज ले सकते हो। अब वो आप डेल एफ ओवर डेल एक्स भी लिख सकते हो, थोड़ा सा मैंने जगह का मैं तो माइनस एफ एक्स लिख दिया, इसका एक्स रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3x² प्लस 3y, ये बाहर तो कांस्टेंट उसका तो यूज ही नहीं है, अगर इधर लाओगे तो भी 0 होगा, और एफ वाई का करोगे तो 3y² प्लस 3x, 3 कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, 3 कॉमन लेके कैंसिल करने के बाद जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, साथ ही माइनस साइन आएगा, तो अपना करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, ये वैल्यू सब आपको इसमें फॉर्मूले में पुट करनी है। ये क्वेश्चन इजी दे दिया दोबारा। इस टाइप का क्वेश्चन जब 3/3 की और आप इसमें असाइनमेंट प्रॉब्लम का क्वेश्चन करते हो और इस टाइप का अगर क्वेश्चन दिख रहा है तो इसका तो डायरेक्ट आंसर दिख रहा है कि ये वैल्यू छोटी है, ये वैल्यू छोटी है, ये वैल्यू छोटी है,
और इन दोनों में अगर और देखें तो ये 110 रेंज टाइम, ये छोटी सी वैल्यू इनमें देख रहे हैं। तो सबसे पहले 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी, यानी ये डायगोनल के एलिमेंट जिसमें सबसे बड़ी वैल्यू दे रखी है, वो तो आंसर पॉसिबल ही नहीं है। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो दिख रहा ही नहीं, जोड़ने की जरूरत नहीं है। 1 का बी, 1 का बी 100 आ गया। 2 का ए, अगर 2 का ए करोगे 1 का बी 100 आ गया। 2 को 20 ए से कनेक्ट करोगे तो 80 आ गया। और 3 को सी से कनेक्ट करो तो 120 आ गया। दोबारा 100, 300 सम आ जाएगा। अब सारे सम करके देख लोगे ना तो भी आपको पता चल जाएगा मिनिमम किससे मिलेगा। फिर ए, 1 का ए 120 आ गया। 2 का सी 110 आ गया। और 3 का बी, ये दोबारा आप करोगे तो 300 से भी ज़्यादा जा जाएगा, ये भी पॉसिबल नहीं है। 1 का सी, 1 को जब आप सी से करोगे तो 80 आएगा। फिर 2 का बी करोगे, 2 को बी से कनेक्ट करोगे तो 90 आएगा। और 3 का जब ए से करोगे तो 110 आएगा। और ये सबसे मिनिमम है 280। तो इसका जो आंसर आएगा वो इष्टतम नियोजन, ये जो आपकी ऑप्टिमल असाइनमेंट प्रॉब्लम है ना, इसका आंसर है वो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, इसका अनोलोपी शंकु। अब इस अनोलोपी शंकु का मोस्टली हर एग्जाम में मतलब क्वेश्चन आता है, या फिर हम कहें कि अनोलोपी सिलेबस में दे रखा है तो क्वेश्चन आना चाहिए, फॉर्मूला अप्लाई कर रखा है, खूब बताया हुआ है। ठीक है, और अगर आप यहाँ से देखोगे तो देखो मोस्टली जो S1 बराबर टी स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट काम में ले रहे हैं, तो S दिख रहा ही है, S1 दिख रहा है, टी स्क्वायर दिख रहा है। बेलन में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, क्योंकि आपको मैंने भी सोल्यूशन करवा रहा हूँ उसमें बताया भी था। ठीक है, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ अगर देखोगे तो इसमें स्क्वायर ही नहीं है। फिर यहाँ पे देखो तो इसके ऊपर एक्स स्क्वायर एक्स्ट्रा लगा रखा है। यहाँ देखो तो इसके ऊपर स्क्वायर एक्स्ट्रा लगा रखा है। तो यहाँ इसमें स्क्वायर एक्स्ट्रा है, इसमें स्क्वायर एक्स्ट्रा है, इसमें स्क्वायर ही नहीं है, ये इस फॉर्म में है। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है, फर्स्ट। लेकिन एग्जाम में इतना इजी नहीं है कि आप फटाफट SS1 बराबर टी स्क्वायर कर सको। तो भाई इतना इजी नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो क्वेश्चन है वो मैं इजी क्वेश्चन में नहीं मान रहा। ठीक है, बच्चे का तुरंत दिमाग क्लिक कर गया तो इजी है, नहीं किया तो हो सकता है टफ में भी आ जाए, मीडियम में भी आ जाए। टफ तो नहीं कहेंगे, इजी मैं इसको मीडियम में मानूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा स्टूडेंट्स के हिसाब से। अब इस क्वेश्चन में सबसे अच्छी विशेषता क्या है कि ये क्वेश्चन है ना नेगेटिव मार्किंग के लिए बनाया है। जैसे -2 से +2 दिखा दो और ऑप्शन 0 दिख गया तो बच्चे क्या करेंगे, उसको 0 करेंगे। लेकिन जिस बच्चे ने तुरंत ये दिमाग क्लिक कर लिया कि ये जो फंक्शन है ना, ये तो ओड फंक्शन है और ये फंक्शन ओड नहीं है, यानी अगर ये ओड टोटल मिला के ओड फंक्शन नहीं है तो वो उसको 0 नहीं करेगा। तो मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अगर जिसने जल्दबाजी में करने की कोशिश की है और जिसने थोड़ा बहुत ध्यान नहीं दिया तो उसको 0 किया होगा। इसलिए ये तो क्या है, एक तरह से सबसे अच्छी बात क्या है कि 0 कर दिया, टाइम वेस्ट नहीं हुआ। फिर भी ये मानता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से फ्लो नहीं टूटता है। कई बार क्या क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं फ्लो टूट जाता है, वो ज़्यादा नुकसानदायक होता है। गलत हो गया तो वो तो तब नुकसानदायक होता है जब आप किनारे पे होते हो। तो यहाँ पे आप किनारे पे होते तो ज़्यादा नुकसानदायक है, वरना कोई ज़्यादा मैटर नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं होता। और अब इसको कैसे करोगे आप, अगर इसका ग्राफिकल अप्रोच आपको आती है तो बहुत ईजी है, वरना मैथड से करना पड़ेगा। आप इसका इस पार्ट को भी आप क्या कर सकते हो, 0 कर सकते हो। और आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, क्योंकि ये तो ओड फंक्शन है, तो ओड फंक्शन वाली प्रॉपर्टी लगा, इसको तो 0 कर सकते हो। तो एक तरीका तो आप ऐसे जा सकते हो -2 से 2, और आप f ऑफ x की वैल्यू रखोगे x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x इंटू डी एक्स। और जब इसको अलग अलग करोगे तो -2 से 2 और x dx, और ये -2 से 2 और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x dx। ये ओड फंक्शन है तो ये 0 हो जाएगा, विषम फलन है। और इसको जब आप करोगे -2 से -1 -1 से 0, 0 से वैल्यू पुट करोगे तो सभी में क्या होगा, इंटीग्रेशन की जो लिमिट है जब सोल्व करोगे तो अपर लिमिट से लोअर लिमिट घटाओगे तो 1 आएगा। तो जो वैल्यू है उसको 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसलिए क्या आ जाएगा, पहले वाले में आएगा -2, फिर अगले वाले में आएगा -1, फिर उससे अगले वाले में 0 वैल्यू आएगी, उससे अगले वाले में 1 वैल्यू आएगी। और इसको जब आप सोल्व करोगे तो ऑल ओवर 0 + 2 कितना देगा, 2। तो ये तो थोड़ा मेथड ज़्यादा है। अगर लेकिन किसी ग्राफिकल अप्रोच है जिसको पता है कि ये इसका जो ग्राफ बनता है वो किस टाइप से बनता है, तो जिसको ये पता है कि इसका ग्राफ इस टाइप से बनता है, ठीक, तो जिसको इसको पता है कि ये ग्राफ इस टाइप से बनता है और ये क्या है, ये जो ग्राफ है ना, ये पीरियडिक फंक्शन है जिसका पीरियड कितना है, इसका पीरियड है 1। तो आप किसी भी एक इंटरवल में निकाल लो और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, चाहे आप 0 से 1 के बीच में निकाल लो, चाहे 1 से 2 के बीच में निकाल लो, चाहे -1 से 0 के बीच में निकाल लो, या फिर आप क्या कर सकते हो, सभी से निकाल सकते हो। जैसे अगर मैं इसको ग्राफ को दूँ, सभी पार्ट का ग्राफ एरिया निकालोगे तो जैसे मान लो कि -2 है, ये -1 है, ये -2 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। अगर आप 1 से 2 के बीच का एरिया देखोगे ना, 1 से 2 थोड़ा ढंग से बनाना भी, इसके नीचे आएगा ये पॉइंट, ये एरिया देखोगे ना, तो ये लाइन है ना, ये 45 डिग्री एंगल बनाती है।
और ये डिस्टेंस एक, और ये डिस्टेंस भी एक है, ये डिस्टेंस एक, ये डिस्टेंस, और ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इसका जो एरिया है, उसका जो एरिया वो कितना होता है, वो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। इसको सोल्व करेंगे तो कितना होगा 1/2। ऐसे ही इस वाले पार्ट का भी 1/2 आएगा, इस वाले पार्ट का भी 1/2 आएगा, इस वाले पार्ट का भी 1/2 आएगा। ये 1/2 1/2 1/2 1/2 चारों 1/2 1/2 मिलके ये हाफ और हाफ 1, ये हाफ और हाफ 1 और 1 1 2, तो टोटल मिला के जो इसका एरिया कितना आएगा 2 आएगा। लेकिन मैं दोबारा ये कह रहा हूँ कि इजी क्वेश्चन नहीं है, टफ क्वेश्चन है, ठीक है। और टफ क्या, ये तो टफेस्ट भी कह दें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें तो कई बच्चों के नेगेटिव क्वेश्चन मार्क्स भी दिलाए, ठीक है। अब है अंतर समीकरण की बात करें तो ये क्वेश्चन पीछे रिपीट हुआ है, इजी क्वेश्चन आया है, इसकी 2-3 अप्रोच हैं, कोई भी आप अप्लाई करोगे इसे आंसर कर सकते हो। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो सब में सेम है, तो निकालने की आवश्यकता नहीं है, सीधा पर्टिकुलर इंटीग्रल पे आ जाते हैं। पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालोगे आप, e-3 इंटू वाई एन, ठीक है। इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा, इसका पर्टिकुलर जो इंटीग्रल निकालोगे तो वो कितना होगा 1/e-3, 1/e-3 इंटू वाई, ठीक है। इसको आप सोल्व करना चाह रहे हो तो पहले इसको डी में बदलना पड़ेगा, तो मैंने लिखा इसको ई को लिख सकता हूँ 1 + डेल्टा -3 इंटू एन। इसको सोल्व किया तो 1/, ये सबसे मतलब ये कह सकते हैं कि प्रोसेस वाई मेथड है। इसके अलावा भी इसके कई मेथड है जिससे इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, अगर आपके दिमाग से स्लिप हो जाए सबसे आंसर आ जाता है, ठीक है। लेकिन अभी सिर्फ इस एक मेथड की चर्चा कर लेते हैं, और इसको और सोल्व करेंगे तो हमने क्या किया, -2 कॉमन ले लिया, तो -2 कॉमन लेने पर माइनस का 1/2 बच जाएगा, -2 कॉमन लेने पर 1 - del/2 और ये इंटू है। इसको और सोल्व किया तो माइनस का 1/2, 1 - del/2, 1 - del/2 की इनवर्स इंटू एन। इसको सोल्व किया तो माइनस का 1/2, 1 + del/2 और प्लस del/2/4 प्लस इस टाइप से, ठीक है, इंटू एन। इस टाइप से सोल्व करेंगे, माइनस का 1/2 सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो एन आएगा, फिर प्रथम अंतर निकालेंगे, प्रथम अंतर निकालेंगे तो इसका फर्स्ट डिफरेंस होता है वो 1 होता है, n+1 में से n सेपरेट करो तो 1 आ जाएगा, और आगे वाले डिफरेंस 0 हो जाएंगे क्योंकि घात ज़्यादा है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो इस टाइप से आ गया। अब इसको आपको 2 एलसीएम लेके इधर इस 2 से मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 1/4 हो जाएगा। तो हम इसकी लास्ट स्टेप और लिख देते हैं। तो हमने क्या किया, माइनस का 1/2 है, 2 एलसीएम लेके इसको लिखा 2n+1, और इसको जब सोल्व किया तो इसका आंसर हो गया माइनस का 1/4 2n+1, ठीक है। तो इसका जो आंसर है माइनस का 1/4 2n+1, ये इसका आंसर है। ये कौन सा है, इसका 9th का फर्स्ट ऑप्शन क्या जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन है, सबकी अप्रोच में रहा होगा। इस क्वेश्चन को मैं सबसे इजी क्वेश्चन में मानूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो चुका, बार बार टेस्ट में आ चुका, पहले एग्जाम में आ चुका। तो क्वेश्चन देखा हुआ क्वेश्चन वो फिर टफ में नहीं है, फिर वो अगर कोई गलत करके आता है तो फिर उसकी गलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, यदि f का जो वेदर रखा है एक अवकलनीय सदिश बिंदु फलन है, φx, yz एक एकमानीय अदिश बिंदु फलन है और r बराबर ऐसा, तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। तो ये खूब बार बताया कि डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल 0 होता है, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट फाई 0 होता है, और ये टेस्ट में ऐसे मॉडुलस लगा के अलग दिया हुआ है, बिना मॉडुलस लगा के अलग दिया हुआ है कि बच्चा ये भी पता लगा ले कि ये लाप्लास ऑपरेटर में 1/r इसकी वैल्यू भी 0 होती है, और ऐसा लिख दें तो क्या होगा, तो भी वो ऑप्शन में दिया, और इसके अलावा और भी चेंज करके ए के साथ डॉट डॉट करके भी दिया हुआ है। तो तीनों ऑप्शंस दिए हैं कि ये तीनों 0 होते हैं, तो आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। पूछा भी ये है कि सत्य नहीं है, कौन सा सत्य नहीं है। तो जिसने सत्य नहीं पढ़ा, इस पेपर में खूब क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें असत्य पूछा है, तो जिन्होंने ढंग से तसल्ली से पढ़ा है उन्होंने इसको आराम से कर दिया हुआ करेक्ट। इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन मानेंगे, टफ क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। ऑल ओवर पेपर कोई कहे तो मैं कहूँगा टफ है, इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अगर किसी बच्चे ने किया है तो बड़ा माइंडेड बच्चा है, दिमाग वाला बच्चा है। हम ये नहीं कहते कि भाई ये क्वेश्चन सबने कर दिया होगा या करवा दिया होगा ना, ऐसा क्वेश्चन तो अगर मान लो मेरे भी आता है तो अगर प्रेशर रहता है तो मैं भी शायद ना अटेम्प्ट कर पाऊँ, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आप कितना सोच पाते हो, कितना नहीं कर पाते हो। प्रेशर रहता है जब नया क्वेश्चन हो, चाहे कितना ईजी हो, कितनी स्पर्श रेखा भी बहुत ईजी है, इसकी सवाल लगना भी बहुत ईजी है, लेकिन इसमें एक खास बात क्या है कि इसके जो रूट्स हैं वो क्या आते हैं, रिपीटेड रूट्स आते हैं। तो जिसको रिपीटेड रूट का प्रोसेस पता है उसके लिए फिर भी इजी क्वेश्चन हो सकता है, वरना ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। तो हम कर लेते हैं। सबसे पहले वाई बराबर क्या दे रखा है, वाई बराबर एक्स क्यूब दे रखा है, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, डिफरेंस किया तो कितना हो गया, इसका डिफरेंस किया तो 3x² होगा। किस पॉइंट पे पूछा है, तो हमने देखा कि ये पॉइंट है -1, -1, तो -1, -1 पे इसका जो स्लोप है वो कितना हो जाएगा, 3 × -1 का होल स्क्वायर, -1 का होल स्क्वायर 1 होता है, तो 3 इसका मतलब इसका जो स्लोप है उसकी वैल्यू होगी। स्पर्श रेखा समीकरण कहेंगे तो स्पर्श रेखा समीकरण कितना होगा, स्पर्श रेखा समीकरण होगा y -1, m का मान है यहाँ पे 3 और x -1,
तो यहाँ जो इक्वेशन आ गई वो आ गई y प्लस 1 इक्वल टू 3x प्लस 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने और इसको और सोल्व कर लिया तो y इक्वल टू 3x प्लस 2, ये हमारे पास क्या आ गया y बराबर 3x2 स्पर्श रेखा का समीकरण आ गया इस वक्र के बिंदु इस पर। ठीक है, अब पूछ रहा है कि भाई ना ये परिबद्ध क्षेत्रफल क्या होगा, तो इन दोनों को सोल्व करते हैं। तो अगर ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये y बराबर एक्स क्यूब है, अब एक्स क्यूब और क्यूबिक इक्वेशन और इसको जब आप सोल्व करना चाह रहे हो तो उसको थोड़ा सोल्व करना मुश्किल होता है। तो यहाँ पे एक अगर आप देखोगे तो जब x बराबर 2 इसको संतुष्ट करता है, तो x बराबर 2 संतुष्ट करता है। मोस्टली मैंने देखा अगर एक्स क्यूब देता है और साथ में 3x प्लस 2 देता है तो उसमें ना जो वैल्यू हो वो -2 से +2 के बीच में ही सारी चेंज हो जाती है। कांस्टेंट टर्म भी क्या है 2 दे रखी है, कांस्टेंट टर्म जब भी 2 मिलेगी तो उसके जो फैक्टर हैं या 1 पॉसिबल है, 2 पॉसिबल है, -1 पॉसिबल है, -2 पॉसिबल है। इसलिए ये चीजें साथ में इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 है, इसका मतलब सम ऑफ रूट क्या होगा 0 होगा। तो कुछ चीजें इसको अगर, लेकिन ये सारी चीजें आप दिमाग में क्लिक कर पाते नहीं कर पाते हो। मैं इस क्वेश्चन को टफ में मान रहा हूँ, इजी में नहीं मान रहा हूँ। ठीक है, इतना इजी क्वेश्चन नहीं है ये। अगर आपने स्किप किया है तो आपका फ्लो नहीं टूटेगा, आप क्वेश्चन को पेपर में है ना आप अच्छा कर पाओगे। शक्ल इसकी इजी सी लग रही है लेकिन ये है नहीं। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है जब भी पहला राउंड करो तो देखा हुआ क्वेश्चन ही करना चाहिए। तो x बराबर जब 2 पुट किया तो यहाँ पे भी 8 हो गया, यहाँ पुट किया तो 8 हो गया। अगर 8 और 8 अगर इक्वल हो गए तो 2 सेटिस्फाई कर रहा है। साथ में अगर आप x बराबर -1 पुट करोगे तो -1 पुट रखोगे तो -1 का क्यूब -1, यहाँ पे भी -1 करोगे तो राइट हैंड साइड में -1, तो -1 भी संतुष्ट कर रहा है। सम ऑफ रूट 0 है तो एक जो मूल है वो कितना होगा -1 और आ जाएगा। इसलिए इसके 3 मान आएंगे तो 2 रिपीटेड रूट होने के कारण इसकी लिमिट -1 से 2 के बीच में जाएगी। एरिया क्या होगा, एरिया होगा, एरिया है वो कितना होगा, एरिया होगा -1 से 2। और इसको जब आप सोल्व करोगे तो अपर लिमिट में से लोअर, एक अपर वाले फंक्शन में से नीचे वाले फंक्शन में करना। अब वो घटाते कौन सा वो आप पे डिपेंड है। मान लो आपके दिमाग में आ गया एक्स क्यूब में से क्या करना है 3x - 2 वो घटाना है तो दोनों माइनस के हो जाएंगे dx। अब इससे क्या फर्क पड़ेगा, अगर आपने ढंग से नहीं घटाया तो माइनस में आ जाएगा, उसको प्लस में कर देंगे। या आपको 3x प्लस 2 से एक्स क्यूब को सब्ट्रैक्ट करना है। इंटीग्रेशन कर देते हैं, इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर 4/4 माइनस का 3x² 2 माइनस का 2x। इंटीग्रेशन की जो लिमिट है वो -1 से 2 है। अपर लिमिट लगाएंगे तो 16/4 यानी 4। इसमें अपर लिमिट लगाएंगे तो -6, इसमें अपर लिमिट लगाएंगे तो 2 और 2 4। माइनस लोअर लिमिट लगा दें तो 1 की पावर 4 1 होता है। यहाँ पे -3/2, यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस का। ठीक है, 4 4 कैंसिल हो गई, -6 हो गया। इसको जब आप सोल्व, ये कितना हो गया -6 हो गया। इसको जब आप सोल्व करोगे तो यहाँ अगर आप ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 3/2 है तो ये होगा प्लस का 1/2। ठीक है, इसको आप सोल्व करो तो -6 -3/4 एलसीएम ले लिया, पाव और आधा 3 पाव। अब डायरेक्ट भी लिख सकते हो, एलसीएम लेके सोल्व किया तो -27/4। इसका मतलब ये पहले लिखना चाहिए था, ये वाला लिखना चाहिए था। ठीक है, तो एग्जाम में ये पता रहता है कि टाइम नहीं रहता कौन सा पहले, ग्राफ बनाने का टाइम नहीं रहता कौन सा ऊपर आएगा कौन सा नीचे आएगा। इसलिए जो भी आए, एक फंक्शन ऊपर और एक फंक्शन बाउंडेड है, दोनों एक दूसरे से कर रहे हैं तो एक को पहले लिख दो एक को बाद में लिख दो। तो जो आपका एरिया है वो कितना हो जाएगा, जो एरिया हो जाएगा 27/4, ये आपका एरिया स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। ठीक है, 27/4 यानी आपका फोर्थ ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है, शब्द पीएम मोदी के सभी अक्षरों का प्रयोग करके ऑल पॉसिबल वर्ड्स ऑफ द सेम लेंथ आर फॉर्म्ड यूजिंग द ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड पीएम मोदी। ए डिक्शनरी इज प्रिपेयर्ड ऑफ ऑल दीज वर्ड इन अल्फाबेटिकली ऑर्डर। सीरियल नंबर ऑफ गिवन वर्ड्स इन डिक्शनरी विल बी। तो देखो डिक्शनरी का वर्ड है, इस पे जो क्वेश्चंस हैं तो आप देखोगे तो मैंने टेस्ट में भी दिए फुल एंड टेस्ट, 4 फुल एंड टेस्ट है, उसमें 3 टेस्टों में मैंने डिक्शनरी का क्वेश्चन दिया। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि डिक्शनरी के क्वेश्चन है ना मैंने अपनी तरफ से बच्चों को करवाने का प्रयास किया। तो जिसने थोड़े बहुत भी अगर फुल एंड टेस्ट है ना ढंग से दिए हैं तैयारी करके तो इसकी प्रैक्टिस रही है। इसके 2 मेथड हैं, एक शॉर्ट ट्रिक का है क्रम से लगाने के लिए, लेकिन वो मेरा फेवरेट नहीं है, उसमें टाइम हो सकता है कम लगे लेकिन मेरा फेवरेट नहीं है। मेरे को क्या है, मेरे को जनरल मेथड पसंद है। जनरल मेथड क्यों पसंद है, क्योंकि मुझसे उसमें एक्यूरेसी अच्छी रहती है। तो इस ये एकमात्र ऐसा क्वेश्चन है जिसमें मैं शॉर्ट ट्रिक अप्लाई नहीं करता। तो चाहे टाइम ज़्यादा लगे, क्योंकि मेरे साथ टाइम मैनेजमेंट का इश्यू नहीं रहता, मेरे साथ इश्यू रहता है कि मेरे को याद रहता है नहीं रहता। ठीक है, तो जब पीएम मोदी का क्वेश्चन है तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ABCD आ गया। ठीक है, उसके बाद डी के बाद EFGHIIJKLMNOP। एम रिपीट है, तो एम
ये अपने पास। लेकिन ये जो क्या कह रहा है, समान लंबाई के सभी संभव शब्द बनाए थे, यानी सभी क्या है 6 वर्ड्स के सभी अक्षरों का यूज लेना है, सभी अक्षरों का यूज लेना है, समान लंबाई के बनाए जाते हैं। तो इन शब्दों को वर्णमाला के में एक शब्दकोश के अनुसार बनाया जाता है। तो इस शब्दकोश में दिए गए शब्दों की क्रम संख्या कितनी है? तो ऑप्शन क्या है 336, 339, 340, 341। तो मैं इस क्वेश्चन में आपको 339, 340, 341 तीनों वर्ड्स बता रहा हूँ कि कौन कौन से आएंगे। लेकिन आप इसको शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हो, काफ़ी डिपेंड करता है कि आप क्या, मुझे ये फेवरेट लगता है इसलिए मैं इसको जनरल मेथड से करा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ क्या करना है, यहाँ हमें पूछा है कि पी से स्टार्ट होने, जो अगर कोई सबसे लास्ट वाली वर्ड से स्टार्ट करने के लिए कहे तो आप क्या करोगे, आप कहोगे जो टोटल वर्ड्स हैं, जो टोटल वर्ड्स हैं वो तो होंगे फैक्टोरियल 6, लेकिन रिपीटेशन है, रिपीटेशन तो फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 यानी 720 में से 2 का भाग दोगे, 720 में 2 का भाग दोगे तो 360 आपके पास शब्द बनेंगे। यानी डिक्शनरी के जो एंडिंग वर्ड्स है ना, वहाँ पे बात चल रही है। और इसमें भी कहा है कि पी सबसे लास्ट वाला है। ठीक है, अब अगर कोई कहे कि पी से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड बनेंगे, तो अगर आप पी को फिक्स कर दोगे, बाकी जो वर्ड अगर करोगे पी से स्टार्ट होने वाले, तो वो कितने बनेंगे, तो वो बनेंगे यहाँ पे फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 यानी 60 वर्ड्स बनेंगे पी से स्टार्ट होने वाले। यानी अगर पी को छोड़ दें तो बाकी जो इनसे बनने वाले शब्दों की संख्या कितनी है, इनसे, चाहे आप डी से स्टार्ट कर दो, डी से स्टार्ट होने वाले, आई से स्टार्ट होने वाले, एम से स्टार्ट होने वाले, ओ से स्टार्ट होने वाले, इन सब की संख्या निकालोगे तो वो 360 माइनस 60, कुल में से पी वाले हटा दिए और कितनी हो जाएगी 300। 300 वर्ड्स ऐसे होंगे जो पी से स्टार्ट होने से पहले आ जाएंगे, 300 शब्द ऐसे होंगे। तो हमें पी से स्टार्ट होने वाले चाहिए, इसलिए 300 से आगे गिनती स्टार्ट करनी पड़ेगी। ऑप्शन में भी सभी 300 के बाद में स्टार्ट है। तो आप इसको ऐसे कर सकते हो कि अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं, अगर एग्जाम में ये पी नहीं, अगर एग्जाम में ये कहता है कि ये पी हटा दो, पी से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड बनेंगे, तो आप होगी ये वर्ड बनेंगे। और इनको क्या करो, इनको हटा के 1 से लेकर आप नंबर दे दो, तो 1 से लेकर 60 तक वर्ड आएंगे। 300 तो ये आ गए। अब 1 से लेकर अगर इन सब का 3 हटा दो, तो आपसे ये क्वेश्चन भी हो सकता है, इस क्वेश्चन में पी हटा दें और कोई पूछे कि MMODI वर्ड्स के सारे अक्षर बना के उनको अगर डिक्शनरी के हिसाब से जाओगे तो उनका क्रम क्या होगा, तो आप कहोगे 1 से लेकर 60 तक सब आ जाएंगे। तो मैं इस क्वेश्चन में क्या कर रहा हूँ, पी को हटा रहा हूँ और इधर क्वेश्चन से पी को हटा रहा हूँ। तो मुझे देखना है कि ये जो वर्ड्स हैं इसमें MMODI की रैंक क्या होगी, वो 36 होगी या 39 होगी या 40 होगी या 41 होगी। इस पे मैं चर्चा करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास क्या हो गया, DIMMO ये आ गया। और हमें क्या करना है, पी हटा दिया तो MMODI इस टाइप से हमें इसके स्टार्ट करना है। तो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले डी से लिखने वाले स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो डी से स्टार्ट होने वाले कितने होंगे, डी से स्टार्ट होने फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 4 यानी 24 अपॉन 2, 24 अपॉन 2 यानी 12। ऐसे ही आई में भी सेम प्रोसेस है, वही 12 होंगे। लेकिन एम में रिपीटेशन है, रिपीटेशन है तो एक एम स्टार्ट हो गया तो फैक्टोरियल 4 ही रहेंगे, 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 24 आ जाएंगे। मुझे किससे स्टार्ट करनी, एम से, इसलिए एम लिखने की जरूरत नहीं, मुझे आगे के ये जो एम के लेटर्स है ना उनको देखना है कैसे कैसे चलेंगे। तो मेरे पास क्या क्या 12 और 12 24, डी से स्टार्ट होने वाले 12 लेटर आ गए, आई से स्टार्ट होने वाले 12 लेटर आ गए, 24 लेटर आ गए। अब मैं एम से स्टार्ट होने वाले ना जो 24 अक्षर हैं उनमें और मैं देखना चाह रहा हूँ कि वहां पे मैं कहाँ तक पहुंचूंगा। ठीक है, तो एम से स्टार्ट होने वाले कौन कौन से वर्ड हैं, तो एम के साथ हो सकता है सबसे पहले डी आ जाए, एम के साथ हो सकता है कि फिर आई आ जाए, फिर एम के साथ अगर एम आ जाए तो मुझे एम के साथ इन लेटर्स में और आगे बढ़ना पड़ेगा। तो पहले मैं एम डी देख लेता हूँ, अगर एम के साथ डी आ गया तो मेरे पास जो बनेंगे वो बनेंगे फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 यानी 6 लेटर और बन जाएंगे। सेम फैक्टोरियल 3 इसमें बनेंगे, 6 लेटर इसमें बन जाएंगे। और एम से जब स्टार्ट करोगे तो इससे कितने बनेंगे, इससे भी फैक्टोरियल 3 यानी 6 लेटर बनेंगे। ये 6 लेटर कौन कौन से बनेंगे अपने को देखना है। ये एम थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ कि कैसे कैसे बनेंगे। एम से स्टार्ट होने वाले आपके जो वर्ड्स हैं तो सबसे पहले एम, अगर एम के बाद डी से स्टार्ट एम के बाद में ओ से स्टार्ट, तो एम डी से स्टार्ट हो उससे कितने वर्ड बनेंगे, एम डी से टू वर्ड से बन जाएंगे, दो इससे बन जाएंगे और दो इससे बनेंगे, दो इससे बनेंगे फैक्टोरियल 2 यानी 2 इससे बनेंगे।
तो अब आपके पास क्या हो गया, देखो 300 तो पहले कहानी खत्म हो चुकी, 300 के बाद में 12 ये 12 ये 24 24 36 30 36 36 के बाद में 37 38 39 40 39 40 और ये दो वर्ड लिख देता हूँ कौन कौन से 39 40 के बाद में ये जो दोबारा समझ लो, ये मैं लिख देता हूँ 12 + 12 + 6 + 6 + 2 + 2 12 दूनी 24 30 और 30 और 10 40, ये 40 वर्ड और जब 41वां वर्ड करेंगे पी पी एम एम ओ, जब आप करोगे तो वो आएगा डी और आई, डी पहले है आई बाद में आएगा और 42 लिखो तो एम एम ओ आई, ये कौन सा होगा 42, तो ये वर्ड चाहिए तो ये कितना हो जाएगा +1, तो कुल मिला के 341वां शब्द कौन सा है 341वां शब्द, ठीक है। तो लाइन सिलेबस में पूरा समझा रखा है, आप टफ क्वेश्चन में क्या देखो, इतनी बार मैंने टेस्ट में दे दिया और इतनी बार देने के बाद में, क्योंकि कई बार क्या है कि रिपीटेशन होता है तो कई बच्चा फैक्टर शॉर्ट ट्रिक में फैक्टर 2 से डिवाइड करना भूल जाता है, कई बार मल्टीप्लाई करना भूल जाता है, ठीक है। तो जिसकी इस क्वेश्चन पे पर्टिकुलर प्रैक्टिस अच्छी है उस पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए छोड़कर बाकी मैं कहूँगा ये क्वेश्चन क्या है थोड़ा सा टफ है, ठीक है। ऑल ओवर अगर बात करें तो हो सकता है कई बच्चों में मैंने देखा वो तुरंत आंसर बता देते हैं, तो उनके लिए इसलिए मैं सबके लिए टफ नहीं कर रहा, कुछ बच्चे मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि ऐसे बहुत टिप्स दिमाग पे रहता है और वो कर देते हैं, ठीक है। लेकिन इस मेथड का एक नुकसान क्या है कि ये इस टाइप से रैंक पूछता तो कर देते हैं, लेकिन कई बार वर्ड पूछ लेता है कि ये वर्ड कितने नंबर पे आएगा या ये इसकी रैंक कौन सी हो गया, एक इतने जैसे पूछ लेता 341 रैंक पे कौन सा वर्ड है, तो फिर ये मेथड नहीं बता पाता। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, दो मीनारों के शीर्षों के इन मीनारों elevation of the top of the towers as seen from the middle point of the line joining the foot of the towers are 60 degree and 30 degree respectively, then ratio of the height of towers is, रेशियो कितना होगा। तो क्वेश्चन हम दोबारा यही कहेंगे, क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन मीडियम क्वेश्चन, न इजी है न टफ है, जिसका देखा हुआ है उसके लिए इजी है, जिसका नहीं देखा हुआ उसके लिए टफ क्वेश्चन है। तो दो मीनार है, एक मीनार है तो इन्होंने क्या कहा है, दो मीनारों के शीर्षों के इन मीनारों को पाद वाले रेखा के मध्य बिंदु से देखने पर उनके उन्नयन कोण, पहली वाली का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो पहली वाली ज्यादा हाइट की होगी, दूसरी वाली का उन्नयन कोण कम है तो उसकी हाइट कम होगी। तो ये चीजें अगर हम बनाने में गलती कर देते हैं तो भी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रेशियो है ना वो 3:1 तो दे रखा है, 1:3 नहीं दे रखा, ठीक है। अब क्या क्या ये मैंने इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, ये दोनों के पाद हो गए, इनको पाद वाले मिलाने का मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु एम हो गया, ठीक है, मिड पॉइंट एम हो गया। और आपने क्या किया, इसको जब आप इससे देखते हो और एक आप इसको इससे देखते हो, ठीक है। तो यहाँ अगर आप क्या कर रहे हो, यहाँ आप इसको इससे मिड पॉइंट से इसको देख रहे हो, इसको इससे देख रहे हो, तो ये जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है, ये जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री है, ये चीज क्वेश्चन में दे रखी है। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है कि ये छोटी मीनार है, ये बड़ी मीनार है, ये मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है, यहाँ इस मिड पॉइंट की बात कर रहे हैं। अब अगर आप देखोगे तो ये एंगल है वो 60 डिग्री और ये एंगल कौन सा है 30 डिग्री। अगर अब आपको ये पता है कि अगर ये मैं अगर रेशियो 1 मानता हूँ, मान लो इसको मैं एच इसको मैं ए मानता हूँ, तो पहले बार मैं रेशियो लिख देता हूँ। तो अगर ये एक इसमें पहले 60 डिग्री आप लिख देते हैं कि ये 1 है, ये √3 है और ये 2 होता है, ये रेशियो इस रेशियो में मत दिया। दूसरा क्या होता है, अगर यहाँ पे ये 1 है तो ये कितना होता है, ये √3 होता है और ये कितना होता है 2 होता है, इस टाइप से हम कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये दोनों रेशियो इक्वल करने पड़ेंगे, ये दोनों रेशियो इक्वल करने के लिए क्या होगा, अगर यहाँ √3 है तो यहाँ पे √3 करना पड़ेगा। तो इसलिए रेशियो इक्वल करने के लिए, क्योंकि मध्य बिंदु है तो ये और ये रेशियो इक्वल होने के लिए मुझे इसको √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको भी मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको भी √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वैसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अगर हाइट 1 और ये हाइट अगर 3 है तो कितना होगा 3:1 हाइट है, तो वो जो उनका रेशियो 3:1 हो जाएगा, 3:1। तो जिसको इसमें थोड़ी बहुत दिक्कत है वो tan थीटा फॉर्मूला करके कर सकता है, वरना ऐसे रेशियो से इसको क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो फिर मैं कहूँगा इजी क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन है टेस्ट में खूब बार दिया है, एग्जाम में आ चुका इजी क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन में माना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या दे रखा है, यदि समतुला x बराबर 0, x बराबर a, y बराबर 0, y बराबर a, z बराबर 0, z बराबर a, इसका मतलब आपको क्या दे दिया, एक घन दे दिया, क्यूब दे दिया, से परिबद्ध घन के पृष्ठ को निरूपित करता है, तो गॉस प्रमेय के प्रयोग से समाकलन का क्या बताना नाम। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या कहती है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम कहती है कि ये जो इंटीग्रेशन ना वो ट्रिपल इंटीग्रेशन में बदल जाएगा, यहाँ पे जो i का जो कोफिशिएंट है उसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंस कर देंगे और जो y का जो
कोफिशिएंट उसका इसका आप y के रिस्पेक्ट में कर दोगे और यहाँ पे इसको क्या कर दोगे z के रिस्पेक्ट में। फेमस क्वेश्चन है, कुछ बच्चों ने बताया सर हमने इसको थोड़ा बहुत फास्ट कर दिया, डायरेक्ट कर दिया तो अच्छा लगा। तो इस अगर पहले का देखा क्वेश्चन भी आप फास्ट नहीं कर पा रहे तो दिक्कत है। लिमिट सब में 0 से a रहेगी, लिमिट 0 से a रहेगी, लिमिट 0 से a रहेगी। तो लिमिट 0 से a, लिमिट 0 से a, लिमिट 0 से a। यहाँ पे इसका डिफरेंस करें तो 3x² माइनस इसका y के रिस्पेक्ट में तो माइनस का 2x² और प्लस 0, मैं प्लस भी 0 कर देता हूँ। 2 का डिफरेंस करेंगे तो 0 और ये dv को लिखा मैंने dx dy dz। ठीक है, अब ये खूब बताया हुआ है, यहाँ पे x² बच जाएगा तो x² लिमिट हो गया 0 से a और 0 से a। ठीक है, x² dx dy dz। तो फेमस क्वेश्चन है, फिर भी अगर आप नहीं कर पाए तो गलती है। यहाँ अगर आप गलती कर रहे हो तो फिर आप पिछड़ रहे हो। ऐसे क्वेश्चंस को तो सही होना चाहिए। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो x³ है, x³ है, इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से a है, dy का इंटीग्रेशन y है, लिमिट 0 से a है, dz का इंटीग्रेशन z है, इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से a है। सोल्व करने पर a³ हो गया, a हो गया और ऑल ओवर a⁵ हो गया, ऑल ओवर a⁵ हो गया। करेक्ट आंसर हो गया a⁵। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इफ a कैप एंड, यदि a कैप तथा b कैप दो इकाई सदिश हैं तो सदिश ये a सदिश b सदिश तथा a क्रॉस b सदिश किसके समांतर सदिश है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इसको एक बार ग्राफिकली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप ग्राफिकली समझते हो तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक मैंने क्या कर लिया, ये a वेक्टर ले लिया, ये इधर भी एक वेक्टर है, ये b वेक्टर ले लिया, ये भी b वेक्टर। ठीक है, अब अगर हम बात करेंगे तो ये जो डायगोनल ना a वेक्टर प्लस b वेक्टर और ये जो डायगोनल ना एक अगर इधर ले जाओगे तो आपको अगर ये लिखना है तो ये माइनस ये करना पड़ेगा, तो b वेक्टर माइनस a वेक्टर। तो मैं इसकी डायरेक्शन इधर कर देता हूँ तो मैं इसको लिखूंगा a वेक्टर माइनस, ठीक है, a वेक्टर माइनस b वेक्टर। ये बना मेरे पास 3 वेक्टर, एक तो वेक्टर आ गया a वेक्टर माइनस b वेक्टर, एक आ गया a वेक्टर, इस टाइप से अपने पास वेक्टर आ गया। अब a क्रॉस b की डायरेक्शन क्या होती है, ये a क्रॉस b की डायरेक्शन होती है। a क्रॉस b की डायरेक्शन होती है वो परपेंडिकुलर होती है प्लेन के परपेंडिकुलर होती है। और ये दे रखा है इनका क्रॉस प्रोडक्ट, इनका अगर a प्लस b का और आपने क्या देखा इनका ये प्लेन के परपेंडिकुलर है ये। ठीक है, इनका जब आप क्रॉस प्रोडक्ट ले तो कोई भी दो क्रॉस प्रोडक्ट ले तो वो भी उनके परपेंडिकुलर होगा और इनके दोनों के परपेंडिकुलर कौन सा वेक्टर है, वो ये वेक्टर है। ठीक है, तो इस टाइप से अगर आप इसको ग्राफिकली समझ पाते हो तो अच्छी बात है, क्योंकि इसके परपेंडिकुलर उसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन सेम है तो पैरेलल हो गई। ये थोड़ा ग्राफिकली अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा बहुत कम बच्चे है ना सोच पाते हैं। तो हम इसको मेथड से कर लेते हैं। मेथड क्या कहता है, अब a कैप दे रखा है तो इसका तो यूनिट वेक्टर है, तो a कैप को हमने क्या कर दिया, a कैप प्लस b कैप है और क्रॉस a कैप क्रॉस b कैप दे रखा है। हमने क्या किया, a कैप को क्रॉस को अंदर ले गए, ये a कैप क्रॉस b कैप है प्लस ये क्या हो गया b कैप क्रॉस a कैप क्रॉस b कैप। तो इजी क्वेश्चन नहीं है, मैं दोबारा ये कर रहा हूँ कि इजी क्वेश्चन। कई बार क्या है कि बच्चा थोड़ा वो सोल्व करके भी छोड़ गया जाता है, ये ऐसा क्वेश्चन है कि आगे सोल्व करके भी हो सकता है कि वो न करके, और जिसने कर दिया तो अच्छी बात है। तो यहाँ हो गया a वेक्टर डॉट b वेक्टर। मैं इन जनरल की बात कर रहा हूँ, मैं इंटेलिजेंट बच्चों की बात नहीं कर रहा। इंटेलिजेंट बच्चे कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, a डॉट b a वेक्टर माइनस a वेक्टर डॉट a वेक्टर और ये b वेक्टर। ठीक है, यहाँ तक बात हो गई। इसके बाद में प्लस यहाँ पे b वेक्टर डॉट b वेक्टर ये a वेक्टर माइनस b वेक्टर डॉट a वेक्टर और ये b डॉट a वेक्टर ये b वेक्टर। ठीक है, सही है। अब ये मैंने वेक्टर लगा दिया, कैप है सबके कैप। अभी एग्जाम में कुछ भी हो सकता है, ध्यान नहीं दोगे तो सबके कैप। अभी आप ये सभी यूनिट वेक्टर है तो ये कैप है। अगर कैप है तो a डॉट b है, उसको तो सोल्व कर नहीं सकते, एंगल कुछ दे नहीं रखा तो उसको एज इट इज लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया a कैप डॉट b कैप और ये a कैप माइनस a कैप डॉट a कैप मॉडुलस ऑफ a का a कैप डॉट a कैप का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ a का होल स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ 1 होता है 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1। तो यहाँ हो गया 1, तो ये आ गया b कैप आ गया। ऐसे इसको सोल्व करो तो b कैप डॉट b कैप भी 1 हो जाएगा, ये a कैप आ गया। और दोबारा ये a कैप डॉट b कैप को b कैप डॉट a से ले सकते हैं, b कैप डॉट a कैप को a कैप डॉट b कैप ले सकते हैं। यहाँ पे b अगर आप देखोगे तो देखो इन दोनों को भी एक साथ सोल्व कर सकते हो, a कैप वाले a कैप। तो मैं इन दोनों को अलग सोल्व कर रहा हूँ। मैं इन दोनों को क्या कर रहा हूँ, a कैप डॉट b कैप को मैं ले रहा हूँ। तो क्या बचेगा, a कैप माइनस b कैप बचेगा।
एक्स बर्बाद दोनों से क्या करें, दोनों से ए कैप माइनस बी कैप कॉमन लिए तो ए कैप डॉट बी कैप प्लस 1 और ये आ गया ए कैप और बी कैप। ये कांस्टेंट, इस कांस्टेंट को अगर अपना काट देंगे कांस्टेंट, अगर इसको मैं ये करूँ डॉट प्रोडक्ट तो अदिश राशि है, इसके अंदर राशि है, तो ये कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो इस कांस्टेंट को एक बार मैं सी कहूँ तो ये हो गया सी इंटू सी, तो क्वेश्चन में पहले से नहीं है, ठीक है, ए कैप माइनस बी कैप, और कांस्टेंट को जब हटाओगे तो क्या हो जाएगा, पैरेलल का निशान आ जाएगा। तो ये ए कैप माइनस बी कैप के क्या है, पैरेलल है, ए कैप माइनस बी कैप के पैरेलल। तो कोई कहे कि कैसा क्वेश्चन है, मैं कहूँगा टफ क्वेश्चन है, जिसने किया है वो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। इसी टाइप का क्वेश्चन मैंने अभी जो सॉल्यूशन करवा रहा था उसमें आपको बताया था कैसे डायरेक्ट करना है। अभी ये 4 वीडियो डाले थे, अभी और डालेंगे, कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उसमें अगर आपने सॉल्यूशन देखा ढंग से तो आप, मैंने कहा था ये ई वाले तो आप काट देना, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स है, तो ये तो कॉमन हो गया। अब ये 1/x या 1/x² में से एक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो आपको इसका देखना ही नहीं है कि पी आई कितना होगा। तो अगर आपने 1/x को चेक करोगे इसके अंदर रख के पुट करके, तो आप देखोगे कि सब्सक्राइब करता है, तो आंसर कौन सा हो गया, फोर्थ ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन नीचे ऐसे ही लड्डू क्वेश्चन माने जाते हैं। ये इस पेपर में सबसे अच्छी बात क्या है, इस पेपर में सब टाइप के क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत टफ क्वेश्चन है, और माइनर मिस्टेक भी खूब हो रही है इस पेपर में। तो ऑल ओवर कोई कहेगा तो कैसा पेपर है, तो मैं कहूँगा ये 40% क्रॉस करने के लिए तो अच्छा पेपर है, 40% क्रॉस हो जाना चाहिए। अगर 40% के पास आप रुक रहे हो तो भी ठीक है, चलो आपने थोड़ी मेहनत की है, लेकिन ना ये जितना आगे जाने के लिए ना उतना पेपर नहीं है, इतना ईजी नहीं है इसमें आगे जाना, ठीक है। दोबारा वही बात है, मैं मेरी बात नहीं कर रहा कि मैं कितना जा सकता हूँ, या मैं इन जनरल स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ कि ज़्यादा आगे बढ़ना इसमें बहुत मुश्किल काम है। जीके पेपर भी यही हाल है इस बार। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं, तो मेथड से करें तो मेथड से क्या लिखेंगे, डी इंटू डी माइनस 1, ठीक है, प्लस डी, और यहाँ पे -1 इंटू वाई, और यहाँ एक्स बराबर एक्स बराबर ऐसे लिख दिया। इसको सोल्व किया तो कितना हो गया, डी स्क्वायर माइनस का डी और प्लस का डी। ये ऑनलाइन कोर्स में करवाया हुआ है, एक बार इसमें मिस्टेक हुई थी जब करवा रहे थे तो उसको करेक्ट करके बता दिया था कि ये लिखने में गलती हो गई है ना। डी स्क्वायर माइनस डी, ऐसा क्वेश्चन तो क्या है कि कोई नया करवाए तो भी नहीं कह सकता कि हमने करवाया नहीं, ऐसे क्वेश्चन तो टेस्ट में दे दिया 10 बार, तो ठीक है, आपको 1000 बार बताते हैं कि इस क्वेश्चन में अगर बच्चा मिस्टेक कर रहा है तो फिर है ना, वो क्या है कि अभी सीखने के प्रोसेस में माइनस डी और प्लस डी कैंसिल कर रहा है, -1, और या देखो एग्जाम का प्रेशर तो होता है, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है, ठीक है। ऑक्सिलरी इक्वेशन की बात करें तो ऑक्सिलरी इक्वेशन की बात करें तो ये हो गया m² - 1 = 0, m² - 1 = 0, तो m की वैल्यू कितनी जाएगी, +-1, और +-1 है, तो इसलिए जो सॉल्यूशन आएगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आएगा वो आएगा c1e⁻z + c2e⁻z। अब जिसने c1e⁻z और c2e⁻, जो z की जगह c1e⁻x c2e⁻x कर दिया, तो फिर है ना उसने गलती कर दी, तो फिर उसके लिए एक ऑप्शन और है, कौन सा, फेच तैयार है, और फेच तैयार है तो फिर वो गलती कर सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से अब बच्चों को इतना अनुभव हो गया होगा कि ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन जिसका गलत हो रहा है, जिसने गलती की है, तो मैं तो इसको मेजर मिस्टेक में मानता हूँ, माइनर मिस्टेक में नहीं मानता। e की पावर z की जगह क्या रख सकते हैं, x लिख सकते हैं, e की पावर z की जगह x लिख सकते हैं, ऊपर माइनस है तो होल इनवर्स हो गया, तो c1x + c2/x। इस टाइप से इस क्वेश्चन का जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन वो हमने निकाल लिया। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इसी का मिल रहा है, आप इसका पी भी निकाल सकते हो, पी निकालने की आवश्यकता नहीं है। जिसने नहीं ध्यान दिया पी निकाला तो उसके लिए अलग चीज़ है, ठीक है। अब देखा ये क्वेश्चन मोस्टली सबने दिया, लेकिन अब जैसे इसमें ऐड दिया तो ये क्वेश्चन अब मैं इसको इजी नहीं मान रहा, क्योंकि भाई क्वेश्चन दिया था, अगर वही क्वेश्चन होता तो फटाफट सब बच्चे कर देते, अभी याद नहीं रहेगा कि क्या किया था क्या नहीं किया था, तो फिर सोल्व करना पड़ेगा। सोल्व करने की क्या है, हमारा जब इजी क्वेश्चन होता है ना, तो हम क्या करते हैं, सोल्व वाला प्रोसेस भूल जाते हैं, सोल्व वाला प्रोसेस भूल जाते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, उसको डायरेक्ट बार बार करते हैं, तो उसको सोचते हैं कि उसको क्या सोल्व करना पड़ा है, तो एग्जाम में सोल्व करना पड़ता है, तो फिर थोड़ी घबराहट होती है। तो इस टाइप का क्वेश्चन है। वैसे अगर यहाँ पे होता है क्या है, क्वेश्चन में u = xy बराबर, अगर यहाँ पे a³ 1/x + 1/y है, तो यहाँ जो इसका जो आंसर है, मिनिमम जो वैल्यू है वो 3a² आती है, ठीक है। तो मिनिमम जो वैल्यू है तो यहाँ a³ = 8 दे रखा है, इसका मतलब a की वैल्यू 2 है, अगर a की वैल्यू 2 है तो 3 × 2 का स्क्वायर हो गया, 4 × 3 कितना हो गया, 12, तो मिनिमम वैल्यू 12 होगी। आप इसको अगर डायरेक्ट याद रखते हैं तो, लेकिन मैं मानता हूँ कि ये डायरेक्ट याद रखने वाली पॉसिबिलिटी बहुत कम है, लेस देन 1% है। आपको अगर याद था तो बहुत अच्छी बात है, मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ कि इन जनरल शायद ये याद नहीं रहा होगा। मेथड से करेंगे तो डेल यू और डेल एक्स करेंगे, डेल यू और डेल एक्स करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, y + 8 × -1/x² = 0, और ऐसे ही डेल यू और डेल वाई को भी 0 करेंगे,
तो हमारे पास आ जाएगा एक्स माइनस ए स्क्वायर है माइनस 8/y²। मैं थोड़ा डायरेक्ट लिख देता हूँ। और इसको जब आप सोल्व करते हो तो एक से इक्वेशन आ जाएगा एक्स स्क्वायर। आप क्या कर रहे हो, यहाँ से y का मान निकाल के इसमें रख दो। तो मैं थोड़ा उसको भी बता देता हूँ। यहाँ से y का मान निकाला और इसके अंदर रखा तो x माइनस 8, y की वैल्यू निकाली 8/x²। 8/x², 8 का स्क्वायर 64 अपॉन x की पावर 4, x की पावर 4 ऊपर ले गए इक्वल टू 0। इसमें ये कैंसिल हो गया, 8 बार चला गया। तो हमारे पास आएगा 8x एलसीएम लेने के बाद में 8x माइनस x की पावर 4 बराबर 0। इसको आप सोल्व करोगे तो आप x कॉमन ले लो, 8 माइनस एक्स क्यूब। वैसे तो माइनस भी कॉमन लेना चाहिए लेकिन एक बार ऐसे लिख देते हैं। इससे तो x बराबर 0 आएगा और माइनस कॉमन लेके जब आप सोल्व करो तो 2 आएगा, 2 ओमेगा आएगा, 2 ओमेगा स्क्वायर आएगा। ये दोनों वैल्यू कट जाएंगी। फेमस जो रिजल्ट है वो 2 है, क्योंकि 0 जब पुट करेंगे ना तो ये इन्फिनिटी हो जाता है, इसलिए 2 लेना पड़ेगा। और जब x बराबर 2 लेंगे तो y बराबर 2 आएगा। और जब दोनों की वैल्यू 2 पुट कर दोगे यहाँ पे तो 2 इंटू 2 और प्लस 8 इंटू 1/2 प्लस 1/2, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 1/4 1/2 1 होता है, 8 और 4 कितना होता है 12। टेस्ट है आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ऐसा क्वेश्चन दे रखा है, उसमें दे रखा है कि इसको लघु अक्ष के y है, ये 3 कट कर रहा है, ये जो वैल्यू ये 3 है, ये वैल्यू 2 है। इसके जब इसके रिस्पेक्ट में जब कट कर रहा है तो अगर एक्स स्क्वायर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। तो अगर आप इसमें जो माइनर एक्सेस के रिस्पेक्ट में आप तो ठीक है, आ गया। ये इसको 3 से कैंसिल कर देंगे, y अलग बच जाएगा। तो 3 को इससे कैंसिल किया तो 3 4 3 जार 12 2 जार 24 24 पाई। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर सकते हो। ये जो क्वेश्चन है ये मैंने टेस्ट में ये वाला क्वेश्चन 10 बार, ये वाला क्वेश्चन ऑफलाइन में दोनों क्वेश्चन सोल्व करा रखे हैं, बेसिक से बता रखा है, टेस्ट में दे रखे हैं, पता नहीं कितनी बार। अगर फिर भी ये क्वेश्चन रह गया तो रह गया, कोई वो। अब ऐसे क्वेश्चन तो आप टफ में नहीं कह सकते। टफ में क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि ये खूब बार करवा दी। ठीक है, कम से कम है ना, ये क्यू के लंबवत है, ये तो शायद सबने ही कर दिया होगा। अब ये भी जिसने नहीं किया, 2 ऑप्शन तो कटने चाहिए थे, तो जिसने ये भी नहीं किया तब तो थोड़ा गड़बड़ है, और जिसने ये कर दिया तो अच्छी बात है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? क्वेश्चन में दे रखा है कि 2 बलों पी तथा क्यू का परिणामी, तो बलों पी परिणामी पी तथा क्यू का जो रिजल्टेंट 2pq, जिसको हम रिजल्टेंट r बोलते हैं, r की तरह क्या दे रखा है? p दे रखा है। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, पूरा बेसिक्स में बता के, ये मानते हैं कि आपको आता है p² से p² कैंसिल, q² प्लस 2pq कोस अल्फा। एक एक स्टेप समझाएगा, एक एक स्टेप। ठीक है, टेस्ट में तो ऐसे, क्लास में तो इतनी बार ऐसे बताया कि ये रिजल्ट ये ऐसे और ये ऐसे। ठीक है ना, कोई बच्चा ये कह दे कि ये मुझे नहीं बताया हुआ तो बताना, टेस्ट में नहीं दिया हो तो वो बताना। ठीक है, q प्लस 2p कोस अल्फा बराबर 0। अब अगर p को दुगुना कर दें और ये देखा जाए तो q इधर बच रहा है, तो q के लंबवत है। इस रिजल्ट को बार समझाया, मेथड से फॉर्मूले से करने की जरूरत नहीं, आगे सारा की जरूरत नहीं है, समझ सकते। अब क्या परिणामी में क्या कहा? परिणामी अगर नया परिणामी r डैश या r1 है तो r1 का स्क्वायर और क्या, p को दुगुना कर दिया, तो 2p का होल स्क्वायर ऐसा है ही, 2 इंटू 2p इंटू कितना हो जाएगा कोस अल्फा, इसको दुगुना कर दिया, क्यू एज इट इज है। ठीक है, क्या दे रखा है? वैल्यू प्लस यहाँ पे देखा है 2 बलों p तथा q का परिणामी p है। यदि p के परिणाम को दुगुना कर दिया जाए, q अपरिवर्तित रहे तो नया परिणामी। ठीक है, तो
पी के दुगुना कर दिया, नए पढ़ने मुझे तो पी को तो दुगुना कर दिया, क्यू परिवर्तित है, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, इस रिजल्ट से हम कोस की वैल्यू निकाल के रख देंगे, तो यहाँ पे कितना जाएगा, ये 4p स्क्वायर है, यहाँ पे कितना है, टू स्क्वायर है, चाहे आप 2p कोस अल्फा की वैल्यू तो यहाँ बच जाएगा, और 2p तो बच जाएगा, 2p कोस अल्फा की वैल्यू रख दोगे माइनस क्यू। इसको जब सोल्व करोगे तो 4p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर, इसको सोल्व किया 4p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ये तो रिजल्टेंट का स्क्वायर है, रिजल्टेंट पूछेंगे तो रूट लेना पड़ेगा, तो r1 इक्वल टू कितना देगा, रूट के अंदर 4p स्क्वायर माइनस। तो कुछ स्टूडेंट्स ने तो मेरे को बताया भी सर ने इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कर दिया, तो करना भी चाहिए, इतनी बार बताने के बाद में अगर आप डायरेक्ट नहीं कर रहे हो तो फिर तो दिक्कत ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा और 5/13 एंड तो ये दोनों वैल्यू के 0 से π/4 के बीच में, तो tan 12 की वैल्यू। क्वेश्चन तो ये भी इजी है, लेकिन है ना वही बात है, जिसने थोड़ी बहुत गलती की, थोड़ा बहुत गलत किया, जिसका नहीं देखा उसके अंदर दिख गया, तो मैं थोड़ा ठीक हूँ, मैं ऑल ओवर ये क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा कोस अल्फा प्लस बीटा है, कोस अल्फा प्लस बीटा है, उसको 3/5 दे रखा है, 3 4 अगर आपको साइन अगर साइन लिखोगे अल्फा माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो आप 3 की जगह कितना जाएगा, 4 वाला जाएगा, 4/5 जाएगा। tan लिखना है तो साइन ऑफ कोस होता है, साइन ऑफ कोस यानी 4/3 आ जाएगा। तो डायग्राम की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो फटाफट। इसमें देखो साइन अल्फा माइनस बीटा है, साइन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5/13 दे रखी है, वही 5 ट्रिपलेट होता है, 5 12 और 13 का ट्रिपलेट होता है, 5 12 और 13 का ट्रिपलेट होता है, तो कोस अल्फा माइनस बीटा कितना होगा, कोस अल्फा माइनस बीटा है वो 12/13 हो जाएगा, और 12/13 है तो tan अल्फा माइनस बीटा कितना हो जाएगा, tan अल्फा माइनस बीटा, आप साइन में कोस लगाओगे तो 5.12 जाएगा। तो जिसकी अप्रोच अच्छी है, जिसने इसको देख के बिना पेन उठाए लिख दिया 4/3 5/12, वो इस क्वेश्चन को 1 मिनट के अंदर कर सकता है। जिसने डायग्राम बना के सोल्व करना स्टार्ट कर दिया वो इसको हो सकता है 2 मिनट में भी न करे। तो डिपेंड करता है कि आप कितना, ये थोड़ा समझाने के लिए मैंने ऐसे बताया कि गलती ना हो, ऐसा प्रोसेस का मतलब है कि आप गलती नहीं कर रहे। साइन समझा, कोस समझा, साइन में कोस आता तो 4/3 में गलती नहीं हुई, 5/12 में गलती नहीं। तो रेशियो तो 3/4 या 4/3 आएगा 10 में, 5/12 या 12/5 आएगा, लेकिन आएगा कौन सा, उसमें गलती ना हो, इसलिए ऐसे थोड़ा सा स्टेप एक आदि बढ़ा के लिखा है समझाने के लिए। अब आपको क्या चाहिए, अब आपको 10 प्लस का पता चल गया 4/3 है, और माइनस का पता चल गया 5/12 है, आपको निकालना है tan 12। तो tan 12 कैसे निकालोगे, तो जिसका नहीं देखा हो तो उसको तो कहानी नहीं समझ आएगी इस क्वेश्चन की, और जिसका देखा हुआ है उसको भी टाइम लगेगा, इतना इजी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए टफ क्वेश्चन में, टफ क्यों माना मैंने बता दिया कि नहीं देखा है उसको तो कहानी नहीं समझ आएगी, कहानी करनी क्या है, ठीक है। और जिसको फिर मैंने क्या किया, अल्फा में बीटा जोड़ दिया, अल्फा में घटा दिया, तो इसको आप इस फॉर्म में ले सकते हो क्योंकि एंगल इस फॉर्म में है। और अब मैंने tan ये थीटा प्लस फाई का फॉर्मूला लगा दिया, tan थीटा प्लस फाई का फॉर्मूला कितना होता है, tan थीटा प्लस फाई का फॉर्मूला होता है tan थीटा प्लस tan फाई, tan थीटा प्लस tan फाई अपॉन 1 माइनस tan थीटा इंटू tan फाई, ठीक है। ऑल ओवर की हम बात करें तो ये क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें फॉर्मूला लगाया तो 1 माइनस tan अल्फा प्लस बीटा इंटू tan अल्फा माइनस बीटा। इसमें tan अल्फा प्लस बीटा, जो tan अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है, प्लस की बात करें तो शायद 4/3 लिखी थी, और ये माइनस की बात करें तो 5/12 लिखा, देख लेता हूँ। तो हमने tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू लिखी थी 4/3 माइनस की 5/12, ठीक है, 4/3 इंटू, और ये हो गया 5/12। अब मैं सोल्व ना करके सीधा क्या कर रहा हूँ, मैं ऊपर नीचे 36 में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसको 36 के बाद इसका 12 है, लेकिन यहाँ पे क्या ये 3 हो रहा है, तो ये 36 दोबारा कैंसिल करना पड़ेगा, इसलिए मैं 36 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। मैं इसका एलसीएम मैं गलती से 36 ले रहा हूँ, ताकि दोनों का एलसीएम लेके सोल्व करके करो तो भी वो आंसर आएगा। मैं 36 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे आएगा 12 से मल्टीप्लाई करना तो 48, इसको 36 से मल्टीप्लाई तो 3 तो कट जाएगा, 3 15 आ जाएगा, इसको 36 से मल्टीप्लाई करें 36, इसको 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 एज इट इज बच जाएगा। ये हो गया
50, 60, 63, 63 अपॉन, सही लिखा है क्या, यहाँ पे 16, 63, तो ये तो हमारी वैल्यू है 63 बाई 16 जो बाई 16, ये जो वैल्यू है हमारा कौन सा ऑप्शन का, सेकंड ऑप्शन हो गया। इस बार जो क्वेश्चन है क्वेश्चन है, तो कुछ टॉपिक्स हैं बीएससी के उनसे इजी क्वेश्चन हैं, कुछ टॉपिक उनमें अच्छे क्वेश्चन हैं, कुछ टॉपिक्स हैं 11th-12th के उनमें अच्छे क्वेश्चन हैं। तो सबसे इजी पोर्शन की बात करें तो मैं कहूँगा थोड़ा बहुत बीएससी को कंसीडर कर सकते हैं, कुछ टॉपिक उसमें भी टफ है लेकिन बीएससी का टॉपिक सबसे इजी, इन तीनों की तुलनात्मक बात करें तो बीएससी का टॉपिक। ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है ना आपका 5 सेकंड में नहीं लेगा। देखो एक रेखिक एक्स प्लस बी, तो इस पेपर की सबसे बड़ी विशेषता कि इजी क्वेश्चन खूब दिए हैं, तो जिसने बेसिक लेवल से भी तैयार किया ना उसको भी क्वेश्चन मिले, जिसने हाई लेवल से तैयार किया तो उसके लिए भी क्वेश्चन है। तो इसमें ऐसे क्वेश्चन नहीं है कि रिपीट भी खूब हुए हैं, लेकिन इसमें ऐसे क्वेश्चन भी खूब दिए हैं कि आपको माइंड काम में लेना पड़ेगा। तो एक रेखिक प्रोग्राम समस्या में निकाय एक्स प्लस बी बराबर ग्रेड का एक आधारी बल तो जो बेसिक कहलाता है डीजेनरेट सॉल्यूशन कहलाता है। कब कहलाता है डीजेनरेट सॉल्यूशन, तो जब कम से कम एक आधारी चर का मान क्या हो, जीरो, एक हो जाए तो भी चलेगा, एक से ज्यादा हो जाए तो चलेगा, उस टाइम तो आपका एटलीस्ट अगर जीरो जाता है तो उस टाइम जो सॉल्यूशन होता है वो डीजेनरेट सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, तो ये तो खूब बार एग्जाम में ये क्वेश्चन है कि उसने कैसे किया। अब यहाँ क्या किया, सबको पता है कि अगर ये पूछ लेता कि कैसा किसके लिए अप्लाई किया होता है तो परवलय के लिए हमें पता है कि सिम्पसन का कौन सा रूल लागू होता है, लेकिन अगले ने पूछा ही नहीं। अगले ने तो ये पूछ लिया कि जो परवलय होता है प्रतिस्थापित किया जाता है उसको, तो अगर आपने देखा हुआ कि क्या करते हैं जब एक्स उनसे एक परवलय बनाया जाता है, लेकिन उससे पहले जब इसका प्रूफ किया जाता है तो y बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बनाया जाता है। ठीक है, y बराबर क्या बनाया जाता है, अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बनाया जाता है। तो ये किसकी क्वेश्चन है, ये परवलय की क्वेश्चन है। ये अगर किसी भी बच्चे को नहीं पता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मोस्टली टीचर बताते भी नहीं है, मोस्टली बच्चे करते भी नहीं है, कितना बेसिक पढ़े कितना बच्चा करेगा। लेकिन अगर जिस बच्चे के दिमाग में एक क्लिक हो गया कि y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है तो फिर वो बताएगा पैराबोला है, और पैराबोला की जो x है, अब अगर y बराबर एक्स स्क्वायर है तो इसका मतलब इसका मुंह ऊपर की ओर होगा नीचे की ओर होगा, और किसी भी केस में इसकी x है ना वो क्या होगी y x से क्या होगी पैरेलल होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया y x के पैरेलल इसके जो जो पॉइंट लोगे उनके कोरस्पोंडिंग जो जो वैल्यू मिलेंगे तो आपको पैराबोला बनाना पड़ेगा। सन्निकटन 3 पॉइंट लेंगे, अगली बार 3 पॉइंट लेंगे, अगली बार 3 पॉइंट लेंगे, हर बार क्या बनाते हैं पैराबोला का यूज लेकर डायग्राम बनाते हैं। लेकिन ज्योमेट्रिकली अप्रोच हम इतनी काम में लेते नहीं है, इसलिए ये क्वेश्चन हो सकता है नहीं भी करके आए तो इजी क्वेश्चन नहीं है, तुक्का लग गया तो बात अलग है, जिसने तुक्का लगा दिया सही भी हो सकता है गलती हो सकता है। अगर मुझे नहीं लगता कि अगर ये क्वेश्चन किसी का पहले नहीं देखा हुआ तो उसने इजी वे में इसको अटेम्प्ट कर दिया होगा। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को टफ में मानता हूँ, तो आंसर आएगा कितना वाई एक्स के पैरेलल। तो एफ एक्स क्या है, एफ एक्स है वो वाई एक्स, इसमें जो परवलय है वो उसका वाई एक्स के पैरेलल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रखा है एफ एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस एफ इनवर्स 10, तो देखो 3 का स्क्वायर प्लस 1 10 होता है, तो ये 10 मिल रहा है, प्लस माइनस 6 का स्क्वायर 36 माइनस करो तो 37 मिल रहा है, तो आंसर हो जाएगा 3। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको तो आप कैसे भी करो, ज़्यादा देर का क्वेश्चन नहीं है, 5-10 सेकंड का क्वेश्चन है, तो बहुत क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको ऑनलाइन भी करवाया हुआ है, टेस्ट में भी दिया हुआ है। ठीक है, सेम पैटर्न का क्वेश्चन टेस्ट में दिया और फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, तो लेकिन फिर भी मैं कहूँगा ये क्वेश्चन इतना ईजी नहीं है। ऑल ओवर में दोबारा एक बात रहा हूँ, सबकी बात नहीं चल रही, बात उनकी चल रही है जो कि कट ऑफ के पास घूम रहे हैं, उनकी बात चल रही है। ठीक है, इनको एक क्वेश्चन का लगेगा कि ये क्वेश्चन कम हो गया कि ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पे डी एक्स बटी जेड, ठीक है, डी एक्स बटी जेड एक्स प्लस वाई और डी वाई बटी जेड नंबर कॉमन लेता हूँ एक्स प्लस वाई बराबर डी जेड बटी। अब अगर आपने क्या कर दिया इस जेड से जेड कैंसिल कर दिया तो फिर तो ये क्वेश्चन है ना कहानी तक समझ नहीं आएगी, कैसे सोल्व हो जाएगा लेकिन फिर कहानी नहीं समझ आएगी दिन तक। आपने अगर इसको समघात समीकरण में बदल के कर लिया जैसा शायद कई बुक्स में मिलता है तो फिर है ना दिक्कत हो जाएगी, फिर तो इसका मतलब आप बुक का रटते और बुक के हिसाब से चल रहे हो। यहाँ पे ये मेथड तो अप्लाई नहीं करना, तो करना क्या है, करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, सोल्व करना है, तो देखना है क्या करें। ये जो रिजल्ट है ना एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में
प्लस वाई स्क्वायर चाहे वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसको कोई दिक्कत नहीं है। ये कह रहा है कि यहाँ पे अगर आपको कैसे न कैसे रिप्लेसमेंट करके और यहाँ पे इसके साथ कैंसिल कर दोगे तो चलेगा। तो दो तरीके हैं, एक तो सिंपल याद रखना है, इसको तो एक्स से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब इसको वाई से करना है माइनस वाई से करना है वो टाइम बताएगा, ठीक है। और फिर उसको क्या करना है, जेड से मल्टीप्लाई करना है। दूसरा इसको वाई से मल्टीप्लाई करना है, तब इसको प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करना है। ये दो रिजल्ट है, ठीक है। तो लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात है, इसको टफ में क्यों, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं आता है एक्स प्लस वाई डी वाई और प्लस जेड डी जेड और ऐसे करके अपॉन में जीरो नहीं आता, यानी इसके आंसर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और कांस्टेंट नहीं है, ये वाला आंसर नहीं है। हमने टेस्ट किया इस क्वेश्चन को भी, इसको ऐसा क्वेश्चन भी दिया जिसका आंसर ये, लेकिन ये वो क्वेश्चन है जिसका आंसर। और देखो अगर ये सिमेट्री का थोड़ा आइडिया लगता है, एक्स वाई के लिए जेड वाला सिमेट्री है, ये सिमेट्री अगर किसी ने इस रिजल्ट में सिमेट्री का यूज लेके एक्स और वाई को चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे तो ऐसा एक्स वाई है ना, यहाँ पे जेड आना चाहिए, नहीं आएगा, यहाँ पे एक्स वाई नहीं है, इस हिसाब से पॉसिबिलिटी बहुत है, मतलब पूरे बैच की बात करके आए होंगे, ठीक है। हाँ, बात करते हैं मेथड की, मेथड कैसे इसको एक्स से मल्टीप्लाई, जैसे आप इसको एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर जेड हो जाएगा, एक्स स्क्वायर जेड हो जाएगा। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर जेड लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर जेड के लिए जेड से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और कैंसिल करने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि एक्स स्क्वायर जेड से एक्स स्क्वायर जेड कैंसिल हो जाए, ठीक है। फिर और देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आ जाएगा एक्स वाई जेड, और जब इसको आप वाई से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स वाई जेड, और इनको अगर आपको कैंसिल करना है तो आप माइनस लेना पड़ेगा। ये काफ़ी थोड़ा सा सोचना मुश्किल है, एग्जाम टाइम में तो बहुत प्रेशर रहता है, जिसका पहले से थोड़ा सा रटा हुआ है या कैसे समझा हो उसको फास्ट कर पाएगा। अगर आप ऐसा करोगे तो फिर है ना आप इस रिजल्ट को डायरेक्ट लिख पाओगे। तो मैं लिख देता हूँ, ठीक है। मैं दोबारा ये कर रहा हूँ, मुझे उम्मीद नहीं है कि कुछ बच्चों ने ऐसा नहीं है कि नहीं बच्चे करेंगे, हो सकता है कि 50-100 बच्चे इसको करके आए हैं और फास्ट करके आए हैं, लेकिन बाकी ऑल ओवर मैं यही कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन ना अप्रोच में होते हुए भी कई बार अप्रोच से बाहर हो जाता है। इसको मैं लिखूंगा एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई और ये माइनस का जेड डी जेड। जब ऐसा करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर जो जेड के साथ है वो इस एक्स स्क्वायर जेड के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये जो वाई स्क्वायर जेड है इसको भी माइनस साइन चेंज कर देंगे तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे कर कर आके लास्ट में जो सिंपल जो वे की बात करें तो इसके दोनों पद है ना, एक इसके पद को कैंसिल करेगा, इसको कैंसिल करेगा, ये दो टर्म्स इसके आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो अपॉन में जीरो आ जाएगा। और दूसरा क्या है, दूसरा आप इसको वाई से मल्टीप्लाई करते हो और इसको एक्स से मल्टीप्लाई करते हो और इसको जेड से मल्टीप्लाई करते हो, और फिर इसको आप जब ऐड करते हो तो भी क्या होगा, ये दोनों जब सोल्व करोगे तो आप क्या करोगे, जीरो मिलेगा आपको, ठीक है। तो जब वाई से मल्टीप्लाई करेंगे और जब इसको इसको एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तब ऐड करना है, और जब एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं वाई से मल्टीप्लाई तो उसमें सब्ट्रैक्ट करना है, और ये दोनों केस में ऐसा आएगा। तो थोड़ा सा ऐसा फेमस रिजल्ट नहीं है इतना के काम में। इसका जब इंटीग्रेशन करते हैं तो एक्स स्क्वायर बाई 2 को जब जीरो के बराबर कर देंगे और फिर इंटीग्रेशन करेंगे, तो मैं इसको पहले एक बार जीरो के बराबर कर देता हूँ, एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई माइनस जेड डी जेड, इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस का जेड स्क्वायर बाई 2 और बराबर में कॉन्स्टेंट बाई 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बराबर कॉन्स्टेंट C1, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बराबर कॉन्स्टेंट C1 आ गया। तो ये कौन कौन से ऑप्शन में है, ये फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन में, ठीक है। और उसके बाद की बात करें तो अगर इसको जीरो करोगे तो ये होगा, इसको दोनों को मिला के हम लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई माइनस जेड डी जेड इक्वल टू जीरो, इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स वाई माइनस का जेड स्क्वायर बाई 2 बराबर कॉन्स्टेंट बाई 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2xy माइनस जेड स्क्वायर बराबर कॉन्स्टेंट, 2xy माइनस जेड स्क्वायर बराबर कितना हो गया कॉन्स्टेंट। ये फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। तो कोई कहे कि डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन तो मैं कहूँगा मोस्टली इजी हैं, लेकिन ये क्वेश्चन इजी मानूंगा, ठीक है। अंतर समीकरण के दो क्वेश्चन दिए, दोनों इजी के क्वेश्चन दिए, डिफरेंशियल इक्वेशन तो हम कह सकते हैं कि एनए के क्वेश्चन है ना वो भी इजी है, मतलब एनए के क्वेश्चन सभी अगर पोर्शन में सारे क्वेश्चन हार्ड टफ आते हैं तब दिक्कत आती है। ये समीकरण फेमस है, उससे पिछले एग्जाम में यहाँ पे 60 आया था, तब आंसर 3 - 4 5 आया था, इसमें दे नहीं रखा।
इस बार 6 आ गया तो 1 2 3 आ जाएगा, तो ये 3 है, ये 2 है, ये 1, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। करना कैसे है, इसको E3, ये E3 कॉमन ले लिया, E3 UX बचेगा उसको बाहर कॉमन ले लिया, E3 लेने के बाद में 6 E2 E3 -6 E2 प्लस 11E -6 और यहाँ पे UX कुछ तो कितना लिख दिया चाहिए। इसको जब सोल्व करोगे तो क्या होगा, E-1, इसके ये फेमस रिजल्ट है, आप रख के देखो तो 1 भी इसको सब्सट्राइब करता है, 2 भी सब्सट्राइब करता है, 3 भी सब्सट्राइब करता है, तो E-1 E-2 E-3 UX = 0। और जो इक्वेशन लिखोगे तो वैल्यू क्या क्या आएंगी, एक तो E की वैल्यू अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, E की वैल्यू 1 आएगी, 2 आएगी, 3 आएगी, इसलिए पर्टिकुलर इंटीग्रल 0 आएगा, तो सिंपल UX बराबर कितना होता है, UX बराबर ये 1 है, तो एक कांस्टेंट, अब 1 की पावर x भी कर सकते हो, लेकिन उन्होंने क्रम चेंज करके लिख दिया, तो हम भी क्रम चेंज करके लिख दें 3 की पावर x प्लस C2, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो किसी साथ कोई भी लिख सकते हैं, C2 के साथ 2 की पावर x और C3 के साथ 1 की पावर x, और ये 1 की पावर x को 1 भी लिख देता तो भी चलता, और बराबर में पर्टिकुलर इंटीग्रल 0, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि उसको निकालने की जरूरत नहीं है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो इजी क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन है ना जिसकी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री अच्छी है, डिफरेंशिएशन अच्छा है, सारी चीजें अच्छी हैं, अच्छा नॉलेज है उसके लिए तो इजी हो सकता है, लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगा टफ क्वेश्चन, मैं कहूँगा टफ क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि बच्चे ने बहुत आगे तक सोल्व करके भी इसको छोड़ दिया हो, ठीक है, और ऐसे बच्चे भी मिल जाएंगे जिन्होंने किया हो, लेकिन संख्या बहुत कम मिलेगी। दोबारा ये कि इस पेपर में लगातार क्वेश्चन इजी नहीं है, लगातार अगला एक बार क्या कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है, ये क्वेश्चन इजी लो कर लो, फिर एक बार कह रहा है कि अब करके दिखाओ, अब लो इजी है, अब दोबारा करके दिखाओ। बच्चा अगर फ्लो न तोड़ के इसको छोड़ के एक बार आगे बढ़ गया तो मैं ज़्यादा बेटर मानता हूँ। तो अगर क्वेश्चन जब तक पहले नहीं देखा हो, जब तक एकदम दिमाग में नहीं हो, तो उस पर रुकना नहीं चाहिए, चाहे कितना इजी क्वेश्चन हो। तो ये कह रहा है x का मान 0 से 4 है, इफ 4x बिलोंग्स टू 0 to 1/4 द डेरिवेटिव ऑफ द, इसका आपका डेरिवेटिव पूछा कितना होगा, तो देखो हम क्या करें, tan इनवर्स और 2y/1 - y² है, उसको क्या ले सकते हैं, 2 tan इनवर्स y ले सकते हैं, और यहाँ पे y की वैल्यू क्या ले रहे हैं, यहाँ पे जो y की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ कितना, यहाँ पे y पुट कर रहा हूँ 3x√x। अगर ऐसा पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा, तो अपनी लेफ्ट हैंड साइड है ना वो तो जाएगी tan इनवर्स, जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे y को तो ये हो जाएगा 6x√x। ठीक है, और यहाँ 1 - y का जब स्क्वायर करोगे तो 3 का स्क्वायर 9 और 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर √x तो 9x³ और बराबर में कितना जाएगा 2 tan इनवर्स y की जो वैल्यू है, y की वैल्यू हमने रखी है कितनी 3 इंटू x की पावर में ऐड करके लिख देता हूँ, x की पावर 1/2 और x की पावर 1 ऐड करके x की पावर 3/2 हो जाएगा। पहली बात तो इसको डिफरेंशिएशन डायरेक्ट ना करके इसको इस फॉर्म में बदलना है, तो ये तो मैं फिर भी मानता हूँ कि बच्चे ने कर लिया होगा, कुछ बच्चों ने ऐसी बात नहीं, और जिसने इतना कर लिया फिर उसने आगे भी कर लिया होगा, लेकिन ये बैरियर है एक तरह से, इतना ईजी नहीं है सबके लिए पहचानना। ठीक है, ऑल ओवर जनरल की बात करें, अब डिफरेंशिएशन की बात कर लेते हैं। जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, 2 बार आ गया और tan इनवर्स के अंदर 3x की पावर 3/2 3 है क्या, देख लेते हैं, 3x की पावर 3/2, इसका डिफरेंशिएशन करना है, 2 कांस्टेंट है बाहर आ गया, इसका डिफरेंस करें तो 1/1 प्लस 3x की पावर 3/2 होल स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर हमने ये कर दिया। ठीक है, एक मिनट वेट, पे ऐसा कर दिया। अब इसका डिफरेंस करेंगे तो क्या होगा, 3/2 की पावर x की पावर 1/2 ऐसा कर देंगे। पहले हमने पूरा 10 इनवर्स का किया, फिर 3 का करेंगे तो 3 कांस्टेंट है, x की पावर 3/2 करेंगे तो 3/2 x की पावर 1/2, इस टाइप से हमने इसको सोल्व कर लिया। इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, इस 2 से 2 कैंसिल हो गया तो कितना हो गया, ये 9√x/1 प्लस 9x, इसका स्क्वायर करेंगे x3। इसके बाद क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है x के बराबर दे रखा है, वो दे रखा है √x × gx। अब कहीं हो सकता है किसी ने इसको ढंग से दोबारा ना पढ़ा हो, तो ये √x देख के भी सोच गया कि गलती तो नहीं होगी कहीं, पेपर कहीं देख रहा हूँ प्रिंटिंग मिस्टेक तो नहीं हो गई, ये लिखा है मैंने, तो अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे 9 है, 1/9x³ है ही, ठीक है, 9/9x³ है, उसको जब तुलना करेंगे तो यह हो गया gx बराबर 9/1 प्लस 9x। मैं जब बोर्ड पे करता हूँ तो कई चीज़ें एकदम साफ नहीं दिखता, हो सकता है आपको लगता है एकदम साफ, इसलिए मैं कई बार ना इसकी स्क्रीन में भी देखता हूँ कि
वहाँ मुझे थोड़ा फिर भी साफ दिख जाता है, यहाँ पे कई बार प्लस माइनस की मिस्टेक रह जाती है। ठीक है, तो अगर कोई गलती हो भी जाए तो आप उसको सुधार कर लेना। ये क्वेश्चन काफ़ी बार प्रीवियस एग्जाम में भी आ चुका, टेस्ट में भी खूब बार दिया जा चुका, फेमस क्वेश्चन है इसलिए इजी क्वेश्चन है। किसी को रिजल्ट आता ही नहीं आता तो वो उसकी गलती है। वक्रता जीवा की लंबाई कितनी होगी, वक्रता जीवा की लंबाई 2 रो साइन फाई होगी। रो की वैल्यू कितनी होगी, रो की वैल्यू अगर फंक्शन पी और आर में पेडल इक्वेशन है तो क्या होगा, आर डी आर अपॉन डी पी, या आर डी आर अपॉन डी पी ना करके डी पी अपॉन डी आर कर दो। और साइन फाई बराबर कितना होता है, पी इक्वल टू आर साइन फाई होता है, पी इक्वल टू आर साइन फाई होता है। तो साइन फाई की वैल्यू कितनी होगी, पी अपॉन आर होगी, पी अपॉन आर होगी। अब अपना जो आर से आर तो कैंसिल हो गया, आर से आर तो कैंसिल हो गया, टू पी अपॉन पी का डेरिवेटिव टू पी अपॉन पी का डेरिवेटिव डी पी अपॉन डी आर। ठीक है, पी की जो यहाँ पे फंक्शन ऑफ आर दे रखा था, फंक्शन ऑफ आर लिख दो, 2 इंटू फंक्शन ऑफ आर का डेरिवेटिव एफ डेस आर। ऑनलाइन कोर्स ऑफलाइन कोर्स टेस्ट में सब में ये क्वेश्चन खूब बार दिया हुआ है, ऐसा नहीं है कि इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये जब इंटीग्रेशन करते हैं तो जब भी अगर एक्स हटाना होता है तो एवरेज बार आता है। ये टेस्ट में सेम क्वेश्चन, टेस्ट में दिया हुआ मेरा सेम क्वेश्चन, इस पे बेस्ट क्वेश्चन दिए हैं। तो कोई बच्चा ये नहीं कह सकता कि ना सर ना, आपने ऑनलाइन टेस्ट में अवेलेबल है ऐप पे, आप किसी भी बच्चे के साथ एप्लीकेशन में जाओ और देखो। अगर कोई कहे कि ये क्वेश्चन नहीं दिया तो मेरे को बताना। ठीक है, तो क्वेश्चन खूब दिए हैं, अब बच्चे पे डिपेंड है कि उसने कितना अप्लाई किया, कैसे किया। तब भी आप अगर ऐसा लिखते हो तो उससे इसका एवरेज एक्स जब हटाते हो तो उसका लिमिट का एवरेज बाहर आ जाता है, लिमिट का एवरेज बाहर आ जाता है और ए से बी इफेक्ट। ठीक है, फेमस रिजल्ट है। तो मतलब जिसको पता है वो डायरेक्ट कर देगा, नहीं पता है तो थोड़ा सोल्व करके कर देगा, लेकिन जिसको ज़्यादा पता जो फास्ट करेगा उसको ज़्यादा बढ़िया। तो मैं इस क्वेश्चन को इजी में मानता हूँ, मोस्टली सब बच्चों ने किया होगा। अब जिस क्वेश्चन को आप टेस्ट में दे देते हो, तो क्वेश्चन आपका देखा हुआ है, वो क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे हो तो फिर तो आप नहीं करिए। ठीक है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, देखो कांस्टेंट 2 है, 2 कॉमन बाहर आ जाएगा, आई जे के है, आई जे के है। ठीक है, यहाँ पे क्या 3 कॉमन है, 3 बाहर आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, आई जे की जगह चेंज कर दी, आई और जे की जगह चेंज कर दी, के को एज इट इज रहने दिया, के वाला तो 3 वाले लाइन की जगह चेंज कर दी, तो प्लस इधर कितना हो गया, माइनस हो गया। मैं सारी चीजें एक लाइन में कर रहा हूँ। और यहाँ पे आई जे के को पीछे ले गए, के को साइक्लिक ऑर्डर में पीछे ले गए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब ये है, वैसे तो आई जे के फॉर्म में हो गया, ये 2 आई जे के, इसकी वैल्यू 1 होगी, 2 लिख सकते हो, इसको -3 लिख सकते हो, इसको +1 लिख सकते हो, 3 - 3 कितना हो गया, 0। तो आंसर 0 भी आता है, हमेशा नहीं आता। इस क्वेश्चन में आंसर 0 है, लेकिन अगले ने क्या किया, 2 क्वेश्चन दे दिए, इसका क्वेश्चन का आंसर ना पूछा कि कितना आता है, तो अगले ने कहा ये लो भैया ऑप्शन में 0 है। और अगर आपने इसमें 0 कर दिया गड़बड़ होगी, और अगर इस क्वेश्चन में आपने 0 नहीं किया तो भी दिक्कत। लेकिन ये क्वेश्चन तो बहुत ही उस तुलना में, क्योंकि इसको मोस्टली सब टाइप के बच्चे करते हैं, ऐसा क्वेश्चन तो टेस्ट में, मतलब मैं ये कहूँ कि मैंने पढ़ाया ही नहीं, ये कह दिया। फिर भी बच्चा अगर नहीं करके आता तो उसकी गलती है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन तो ये मान लो कि जिसको वेक्टर अलजेब्रा की ABCD आती है तो उसको भी आता है। यहाँ पे हम बात करें तो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन टेस्ट में मिलेगा, ऑनलाइन मिलेगा, ऑफलाइन मिलेगा, सब जगह मिलेगा। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अपने कोर्स की विशेषता है कि क्वेश्चन आपको सबसे ज्यादा मिलेगा, टेस्ट में अपने क्वेश्चन सबसे ज्यादा, क्योंकि जो अनुभव है उसका भी, अनुभव नाम की भी एक कुछ कहते हैं लोग, पहले कहते थे अनुभव नाम की भी कोई चिड़ी होती है, ऐसा कुछ बोलते हैं ना। तो वो चीज़ अब समझ आती है कि आप एक्सपीरियंस के साथ, जैसे मैंने जब टेस्ट बनाए तो मैं जब टेस्ट बनाता हूँ तो उसका एनालिसिस करता हूँ कि मैंने क्या क्वेश्चन गलती है क्या नहीं थी। इस बार जब मैंने टेस्ट बनाया तो कई बार लगता है कि ये क्वेश्चन मैंने क्यों दे दिया, पॉसिबिलिटी नहीं है एग्जाम में आने की, वो धीरे धीरे पता चलता है अनुभव के साथ। ठीक है, कई बार लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन टेस्ट में देना चाहिए, उसका हमें फर्क भी मिलता है। तो आप देखोगे इस पेपर में मेरे ऑनलाइन टेस्ट में से, ऑफलाइन टेस्ट में से, कोर्स में से आपको खूब क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ ऑनलाइन से मिल गया, ऑनलाइन ऑफलाइन और टेस्ट तीनों में भी मिले हैं, ऐसा भी है। कुछ रिजल्ट तो बहुत फेमस है, जैसे ये क्वेश्चन है, ये आपको क्लास में भी करवाया है, ऑनलाइन में भी करवाया है, टेस्ट में भी दिया है, इससे बेटर हो क्या सकता है। ठीक है, तो यहाँ क्या है, सेम क्वेश्चन है तब भी फुल लेंथ में दिया था, तो वो प्रिंटिंग मिस्टेक होने के कारण ना, तो प्रिंटिंग एरर मिस्टेक होती नहीं है मोस्टली, लेकिन एरर मिस्टेक होने के कारण यहाँ पे क्या हो गया था, A क्रॉस B और B क्रॉस A की जगह पता नहीं क्या, मेरे को याद नहीं आ रहा। जैसे ही किसी बच्चे ने दिया, मेरे को मैसेज कर दिया सर ये प्रिंटिंग ये मिस्टेक है, मैंने इसको करेक्ट कर दिया। अब भी फुल लेंथ में भी दिया है, A क्रॉस B और B क्रॉस A में क्वेश्चन क्या, ये क्वेश्चन तो मैं कह रहा हूँ इतना फेमस है कि आपको आना चाहिए। ठीक है, तो अब फुल लेंथ हाल फिलहाल का टेस्ट में भी अगर आपको क्वेश्चन मिल रहा है तो फिर उससे ज्यादा और कह सकता है। तो ए इज द सेट ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट एंड बी,
दूसरा आप टेलीग्राम चैनल पे आप जो भी हमारी टेस्ट सीरीज है उसको आप है ना टेलीग्राम चैनल जेपी मैथ सॉल्यूशंस है ना, उसका शेड्यूल आपको वहाँ मिल सकता है। ठीक है, आपको कोई डाउट है या कुछ आपकी क्वेरी है तो आप मुझे क्या कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो 9460308215। कोई क्वेरी तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, कोई आपको डाउट है। ठीक है, टेस्ट सीरीज का शेड्यूल देख सकते हो आप, ऑनलाइन कोर्स का या कुछ देखना चाहो तो एप्लीकेशन पे जाके आप देख सकते हो, विद्यासागर एप्लीकेशन पे आप अभी। ठीक है, आप टेलीग्राम चैनल पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे अपडेट भी करेंगे अभी 2-4 दिन में सारी चीज़ें। यदि ए सभी अंग्रेजी वर्णों का समुच्चय है तथा बी व्यंजनों का, तो सभी अंग्रेजी के वर्ण तो 26 होते हैं, लेकिन आपके बात करें तो बी व्यंजन है, व्यंजन कितने होते हैं, व्यंजन 21, कॉन्सोनेंट्स होते हैं वो 21 होते हैं। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस वो वेनिस्ट अवयव कितने होंगे, जो कि ए इंटरसेक्शन बी में जो एलिमेंट है उनका स्क्वायर। ए 26 है, इसमें 21 दोनों में कॉमन होंगे, वो 21 होंगे, 21 का स्क्वायर। मैंने जब ये ऑनलाइन कोर्स में कराया तब ये भी बताया था कि ये ध्यान रखना 21 की पावर 2, 2 की पावर 21, 21 की पावर, ऐसे सारे ऑप्शन मिलेंगे आपको, कंफ्यूज मत हो जाना। सारा ये भी बताया कि आप कहाँ कंफ्यूज हो सकते हो। ठीक है, ये अपना कैसा हो गया, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये 30 क्वेश्चंस का अपना पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट इसके बाद जल्दी, आपका कोई भी सुझाव हो तो मुझे आप बता सकते हैं। धन्यवाद।